नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम तैयारी करवा रहे हैं आपको राजस्थान अखाड़ा पर आरएस के लिए, आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का। आज लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। हम आज इस चैप्टर को हाफ जो है कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 8 में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। डिटेल्ड तरीके से बात करेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो ना सिर्फ आरएस प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा बल्कि आरपीएससी की एसआई जो परीक्षा है और ईओआरओ जो परीक्षा भविष्य में होगी उन सब में ये लेक्चर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे उसका मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करवाता हुआ चलूंगा। इससे पहले इस सीरीज में 6 लेक्चर जो है वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ, जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ राजस्थान कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूटिव समरी कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम वो हमने कंप्लीट किया। आज हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पर में का जो चैप्टर नंबर 2 है हेल्थ एंड वेलबींग उस पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे और उसको डिटेल्ड तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसके एमसीक्यू जो है वो तैयार करेंगे। ये जो पूरा लेक्चर है ये राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2025-2026 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से तैयार है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल के मेरे लेक्चर के साथ उसको देख सकते हैं, अंडरलाइन हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। यहाँ हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे और समझना भी बड़े ही अच्छे तरीके से मैं एआई के माध्यम से फोटोज, इन्फोग्राफिक्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस पूरे डेटा को देखो। इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरीके से डेटा है, ठीक है। इस डेटा को अच्छे से आप समझ सको ताकि आप एग्जाम तक उस चीज को याद रख सको। मेरा जो मोटिव है वो यही है कि यही अभी इसी लेक्चर के दौरान ही मैं आपको सारी चीजें इस तरह से याद करवा दूं कि आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े, वापस कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े, आप सीधे एग्जाम तक उस चीज को याद रख पाओ। तो आज लेक्चर नंबर 7 हेल्थ एंड वेलबींग चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंक्लूसिव और रेजिलियंट हेल्थ केयर सिस्टम राजस्थान का। और इस जो ये जो हेल्थ केयर सिस्टम सामने आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूनिवर्सल एक्सेस जो मिले क्वालिटी, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हेल्थ केयर का, जिसके लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, सब हेल्थ केयर चल रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चल रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स चल रहे हैं, डिजिटल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, टेली मेडिसिन यहाँ पर चल रही है, आभा आईडी कार्ड, वो सारी चीजें, तमाम चीजें जो आपको इस सामने इन्फोग्राफिक्स में देखने को मिल रही है वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 जो कि कवर करेगा चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, जो कि चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स रिव्यू 2025-2026 का। ये चैप्टर शुरू होता है टुवर्ड्स ए हेल्थियर फ्यूचर मॉडर्नाइजिंग राजस्थान हेल्थ केयर। राजस्थान में हेल्थ केयर जो है वो ऑलरेडी उपस्थित है। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स, नर्सेस, डॉक्टर्स, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन उसको मॉडर्नाइज करने की बात इस चैप्टर में की जा रही है। कैसे उसको और हम ट्रांसफॉर्म करें, किस तरह, ताकि विकसित राजस्थान का जो विजन हमने देखा है 2047 में उसको हम हासिल हासिल कर सके। हेल्थ एंड वेलबींग एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ एंड वेलबींग का जो मतलब है वो सिर्फ वो डिजीज की एब्सेंस से कहीं ज्यादा है। बीमार ना होना ही हेल्दी होना नहीं है, ठीक है। आपकी सोशल वेलनेस होनी चाहिए, आपकी मेंटल वेलनेस होनी चाहिए और फिजिकल वेलनेस आपकी होनी चाहिए। इस बात को टारगेट कर रहा है हेल्थ एंड वेलबींग। का मतलब है कि आप फिजिकली फिट हो, फिजिकली वेल हो, मेंटली वेल हो, सोशली वेल हो। डन। और इसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो फोकस करता है प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर का मतलब है कि पहली बात तो यह है कि रोग हो ही ना, आप बीमार पड़ो ही ना। अब प्रिवेंटिव केयर में क्या आता है, जैसे जितने भी ऐड आप दूरदर्शन पर देखते हो, बारिश के मौसम में कि पानी जमा ना होने दे, अपने कूलर खाली कर लें ताकि डेंगू मलेरिया जैसे रोग ना फैले, तो ये प्रिवेंटिव केयर है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो प्रिवेंटिव केयर है। इसके अलावा इंक्लूसिव हेल्थ सर्विसेज। इंक्लूसिव हेल्थ सर्विसेज का मतलब कि जिसमें हॉस्पिटल्स, फर्स्ट एड वगैरह वो सारी चीजें जो है सम्मिलित हो जाती है। इसके अलावा यूज ऑफ इनोवेशन टू ब्रिज रूरल एंड अर्बन डिवाइड्स। देखो आज भी आप ये देखेंगे कि अर्बन
एरियाज में और रूरल एरियाज के हेल्थ केयर सिस्टम में रात दिन का अंतर है। तो यहाँ पर टारगेट ये भी किया जा रहा है कि इस तरह का कुछ इनोवेटिव आइडियाज लाए जाए, इनोवेशन इस तरह की जाए कि ग्रामीण जीवन में और शहरी जीवन में दोनों में ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो अच्छे से हर लास्ट मैन तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि ग्रामीण जनजीवन के जो लोग हैं वो सीधे बीमार होते ही शहर की तरफ आए। देन अब गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, जिन इनिशिएटिव्स के बारे में हम आगे लेक्चर में बात करेंगे, चाहे वो आरोग्य मंदिर के बारे में बात हो, चाहे वो आरजीएचएस के बारे में बात हो, तमाम जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वो जितने भी इनिशिएटिव्स की आगे बात की जाएगी वो रेजिलिएंट हेल्थ केयर इकोसिस्टम के विजन को दर्शाता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो कम्युनिटीज को एम्पावर करता है, ह्यूमन कैपिटल को फॉस्टर करता है और स्टेट के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूशन देता है। अब आप कहेंगे कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ह्यूमन कैपिटल को फॉस्टर कैसे करता है? वो इस तरह करता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति साल में 365 दिन काम कर रहा है और देश की जीडीपी में 365 यूनिट्स का योगदान दे रहा है। ठीक है, आप उसको लाख मान सकते हैं, करोड़ मान सकते हैं, कुछ भी। एक व्यक्ति है, स्वस्थ आदमी है, वो 365 दिन काम कर रहा है और हर दिन एक यूनिट, कुछ भी आप मान सकते हो उस यूनिट को, इतना वो योगदान दे रहा है राजस्थान की जीडीपी में। मान लीजिए अगर वही व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको उपचार नहीं मिल पाता और वो 300 दिन ही काम कर पाता है और 300 यूनिट ही राजस्थान की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाता है, तो यहाँ लॉस हो गया ना, जीडीपी नेगेटिव में गई ना। डन। तो इस ह्यूमन कैपिटल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि कम से कम लोग बीमार पड़े और बीमार पड़े तो जल्दी से वो वर्कफोर्स जो है वो ठीक हो जाए, ताकि स्टेट का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर देखने को मिले। तो इस टारगेट से हर इकोसिस्टम, हर जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम का जो टारगेट होता है, लॉन्ग विजन होता है, वो यही होता है कि जो जनता है वो हेल्दी रहे, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगी रहे, अपने परिवार का भी भरण पोषण करते रहे। इन शॉर्टर विजन की बात की जाए तो, और लॉन्ग विजन में देखा जाए, ब्रॉडर विजन में देखा जाए तो राजस्थान की इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी में भी उनका योगदान लगातार चलता रहे। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज कमिटेड टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड द हेल्थ केयर सेक्टर। देखो, हेल्थ केयर सेक्टर ऑलरेडी राजस्थान में अच्छे से मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है वो यहाँ पर कमिटेड है इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और एक्सपेंड करने के लिए। स्ट्रेंथन का मतलब है कि रोबोटिक सर्जरी यहाँ पर लाना और एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना। एक्सपेंशन का मतलब है कि शहर में अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है तो उसको गांव तक पहुंचाना। ठीक है, ताकि एज ए वाइटल पिलर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ताकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर हो सके। रिकॉग्नाइजिंग दैट ए हेल्दी पॉपुलेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ रॉबस्ट ह्यूमन कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि हेल्दी पॉपुलेशन जितनी भी होगी वो फाउंडेशन होगी, वो एक नींव का काम करेगी रॉबस्ट ह्यूमन कैपिटल की, और अल्टीमेटली रॉबस्ट ह्यूमन कैपिटल क्या करेगा? सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ अग्रसित होगा। डन। और स्टेट का जो एम है वो एम क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब हर व्यक्ति जो है वो हेल्थ केयर सर्विस का एक्सेस कर सके, चाहे वो शहर में रह रहा हो, चाहे वो गांव में रह रहा हो, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, वो सब जो है उनको यूनिवर्सल एक्सेस हो इस चीज का, हेल्थ केयर सर्विस का। और कौन सी हेल्थ केयर सर्विसेज? क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज और सस्टेनेबल हेल्थ केयर सर्विसेज। ऐसे सर्विसेज जो क्वालिटी में उच्च गुणवत्ता की हो, अफोर्डेबल हो, ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ज्यादा पैसा ना लगे, इंश्योरेंस वगैरह वो सारी चीजें हो उसमें सम्मिलित, और सस्टेनेबल हो, इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इस तरह की जो है हेल्थ केयर सर्विसेज का यूनिवर्सल एक्सेस देने के लिए राजस्थान सरकार जो है वो कदम उठा रही है, और उन्हीं कदमों के बारे में डिटेल में चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। जो भी चीजें आप इस आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की बात हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने की बात हो, चाहे वो सब हेल्थ सेंटर बनाने की बात हो, या फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना या एनीथिंग XYZ, वो सारी चीजें अलाइंड है किससे? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से। जो विजन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने दिया गया है, उसी विजन को ध्यान में रखते हुए सारी पॉलिसीज, सारे मिशंस, सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फ्रेम किए गए हैं हेल्थ सेक्टर में। In alignment with the National Health Policy 2017, the Medical and Health Department is implementing comprehensive reforms and sustainable policies
जितने भी रिफॉर्म्स यहाँ पर किए जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, आप जो भी देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में हो रहा है, चाहे वो आईपीडी टावर बन रहा हो एसएमएस में, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह बन रहे हो, चाहे वो कोई स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हो, मुफ्त दवा योजना या मुफ्त जांच योजना या सिलिकॉसिस पॉलिसी हो, वो सारी चीजें जितने भी रिफॉर्म्स है या सस्टेनेबल पॉलिसीज हैं, वो सारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में अलाइंड है टू एक्सटेंड असेंशियल हेल्थ केयर टू द सिटीजन्स विथ स्पेशल फोकस ऑन द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और ये बातें भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में दी गई है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की जाए, सस्टेनेबल पॉलिसीज लाई जाए, ताकि एसेंशियल हेल्थ केयर एक्सटेंड किया जाए सभी सिटीजन्स तक, और स्पेशल फोकस जो है वो वहां पर दिया जाए पुअर और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। डन। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार जो है वो लगातार सब्सटेंशियली जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है, और फोकस जो है उनका वो ग्रामीण क्षेत्र है। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम किया जा रहा है, देखो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं राजस्थान स्टेट में वो अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं। जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी प्राथमिक प्राथमिक हेल्थ सेंटर हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, सामुदायिक सेंटर एंड सब हेल्थ सेंटर। ठीक है, ये तीनों अलग अलग एक एक लेवल पर काम कर रहे हैं, हायरार्की है इनके बीच में। ठीक है, और इन सबको अपग्रेड किया जा रहा है धीरे धीरे। मान लीजिए प्राथमिक हेल्थ सेंटर में पहले 5 बेड का हॉस्पिटल था, वो उसको 10 बेड का कर दिया गया है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है वो 100 बेड का हॉस्पिटल कर दिया गया है, और उसमें और बाकी सारी टेस्टिंग सुविधाएं, फ्री जो दवा सेवाएं हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल रही है। तो राजस्थान सरकार क्या कर रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सब्सटेंशियली इन्वेस्ट कैसे कर रही है, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और सब हेल्थ सेंटर्स है, उनको अपग्रेड कर रही है, और उनका ज्यादातर फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, रूरल एरियाज में है। क्यों किया जा रहा है ये, ताकि लास्ट माइल डिलीवरी तक हो सके, इक्विटेबल एक्सेस हो सके मेडिकल केयर का अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन रीजन्स। देखिए, आप देखेंगे कि अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा, और उस गैप को भरने के लिए रूरल क्षेत्रों में ये जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी मेडिकल सेवाएं हैं, उन सबको अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो जो गैप है वो फिल हो सके और इक्विटेबल एक्सेस हो सके। ऐसा ना हो कि आप शहरी क्षेत्रों में रह रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेस मिल पा रहा है मेडिकल केयर का, और आप ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो आपको शहरों की तरफ जाना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार यहाँ पर कंटिन्यूसली काम कर रही है, और इन्हीं कामों की वजह से, इन्हीं कंसर्टेड एफर्ट्स की वजह से राजस्थान में डेवलप हो रहा है रेजिलियंट, इंक्लूसिव और एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम, जो एनहेंस कर रहा है वेलबींग ऑफ द पीपल एंड सपोर्ट सस्टेनेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए क्या होगा, जब जितना लोगों की, सिटीजन्स ऑफ स्टेट, जो नेशनल लेवल पर हम बात करें, उनकी जितनी ज्यादा हेल्थ और वेलबींग अच्छी होगी, उतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यहाँ पर होगा। डन। इन सब चीजों, ये तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अगर बात की जाए, कि सभी लोग जो है, जितने भी लोग हैं वो सभी एक हेल्थ के टर्म्स में सबको सारी सेवाएं जो है वो एक्सेस हो पाए, इसके लिए, और फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, जितनी भी मेजर इलनेस है, जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए कुछ फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो देखो क्या होता है कि आप अपना जीवन जी रहे हैं कंटिन्यूसली, आपके छोटे मोटे खर्चे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, और आप अपने साथ में कुछ सेविंग्स लेकर चल रहे हैं, सेविंग्स आपकी धीरे 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 बढ़ रही है। लेकिन आज के समय में हेल्थ एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप देखेंगे कि एक साथ आपकी जितनी भी सेविंग्स है वो स्वाइप आउट हो जाती है जब आप बीमार होते हो या कोई मेजर इलनेस से ग्रस्त होते हो। तो उन सब चीजों का भार आपके ऊपर से कम करने के लिए, वो जो फाइनेंशियल बर्डन एकदम से आपके ऊपर आता है जब कुछ मिसहैप होता है, कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ बीमारी होती है, तो उन चीजों को, उन फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए लगातार राजस्थान सरकार यहाँ पर काम कर रही है, और 2 मेजर फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स की बात करना यहाँ जरूरी है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरह से मुफ्त दवा योजना, मुफ्त जांच योजना, सिलिकॉसिस पॉलिसी, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, वो सारी चीजें लगातार राजस्थान सरकार द्वारा चल रही है। लेकिन जो मेन फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स है उनकी अगर मैं बात करूं तो पहला है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसमें एक परिवार को 25 लाख रुपए तक की फ्री मेडिकल सेवाओं का लाभ मिलता है। दूसरा है RGHS, राजस्थान गारंटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जिसके अंतर्गत जितने भी राजस्थान के अधिकारी कर्मचारी हैं, सरकार में
और एमएलए वगैरह हैं, पेंशनर्स वगैरह हैं, उन सबको मेडिकल सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने की बात जो है वो सरकार यहाँ पर करती है। सिर्फ इसका टारगेट यही है कि जो फाइनेंशियल बर्डन आप पर है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, बिल्कुल ठीक है। So further significant strides have been made towards achieving universal health coverage by reducing financial burden of major illnesses through flagship initiatives. Flagship initiatives हैं, इनका टारगेट है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले और फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो। देन पहली चीज है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये क्या कर रही है? ऑफरिंग इंश्योरेंस कवरेज अप टू 25 लाख पर फैमिली। देन आपको एक निश्चित अमाउंट पर ईयर, बहुत ही कम अमाउंट है, वो जमा कराना होगा और आपका पूरा का पूरा परिवार जो है वो इंश्योर्ड हो जाएगा 25 लाख रुपए तक का। अगर परिवार में किसी भी सदस्य को कुछ बीमारी होती है तो राजस्थान सरकार वो बीमारी का खर्च जो है 25 लाख तक उठाएगी। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है, RGHS, Rajasthan envisions leveraging advanced technology to transform healthcare system with the aim of enhancing its productivity and efficiency of both health infrastructure and healthcare professionals। देखो जितनी भी मेडिकल सर्विसेज आप तक पहुंचती हैं वो दो पार्ट्स में बटी होती है। एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर एम्बुलेंस सेवाएं आ गई, जिसके अंदर मशीन्स आ गए, आपके डायग्नोस्टिक मशीन्स वगैरह आ गई, हॉस्पिटल्स आ गए, क्लिनिक्स वगैरह आ गए। और दूसरा उन चीजों को ऑपरेट करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हो गए मेडिकल फील्ड में, चाहे नर्सेज हो गई, कंपाउंडर्स हो गए, ये सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये दोनों मिलकर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को एनहेंस कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम में। हेल्थ केयर सिस्टम की जब भी बात की जाएगी, आपको अगर आंसर फ्रेम करना होगा तो आप दो पार्ट्स में करेंगे। एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, सब हेल्थ सेंटर्स की, ठीक है। और दूसरा होगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और इन दोनों को बैकअप कौन प्रोवाइड करवा रहा है? जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स है राजस्थान सरकार के, जैसे RGHS हो गया या मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गई। देन इसके अलावा इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड जो है एक ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में है, लगातार डिजिटल होता जा रहा है सारी चीजें। आपको एक सिंगल क्लिक से, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का जमाना था, ठीक है, उसके बाद क्विक कॉमर्स का जमाना यहाँ पर आया कि जब जो चीजें आपको चाहिए वो आप 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है। तो उन सब चीजों को देखते हुए हेल्थ केयर सिस्टम में भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है इनोवेशंस की, ताकि हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके और अच्छे से आप तक जो है हेल्थ केयर जो केयर है, हेल्थ केयर जो है वो पहुंचा सके। जिसमें सबसे पहली चीज आता है टेलीमेडिसिन। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से ई संजीवनी जो है वो टेलीमेडिसिन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है कि आप घर बैठे ही, आपको कोई बीमारी अगर कुछ है, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप ई संजीवनी ऐप की मदद से डायरेक्ट ही डॉक्टर से, प्रोफेशनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टेलीमेडिसिन यही है कि आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जो भी आपकी बीमारियां वगैरह हैं, जो भी इलनेस है, वो सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। इसके अलावा AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स, आपने कोई भी टेस्ट कराया तो उस टेस्ट की जो रिपोर्ट है, जो चेकअप वगैरह होगा, वो AI के माध्यम से हो सकता है। AI अपने आप उन रिपोर्ट्स का जो कंक्लूजन है वो निकाल कर आपको दे देगी कि भाई ये जो आपके अकॉर्डिंग टू दिस CBC आपका WBC काउंट इतना है, ये काउंट है, तो आपके पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है, और फिर आप उस पॉसिबिलिटीज को किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। और इन सब चीजों का यूज करते हुए, टेलीमेडिसिन का यूज करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का यूज करते हुए और AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स का यूज करते हुए सर्विस डिलीवरी जो है, द स्टेट सीक्स टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड एक्सपेंड एक्सेस टू क्वालिटी केयर। अब एक मान लीजिए एक व्यक्ति है जो अपने घर में बैठा हुआ है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है हेल्थ केयर को, तो वो किस तरह एक्सेस कर सकता है? टेलीमेडिसिन के माध्यम से। ई संजीवनी की बात जो हम आगे करेंगे, डन। और वो अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में दोनों में ही कर सकता है। और इसी विजन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई कि किस तरह हेल्थ केयर सिस्टम में आप टेक्नोलॉजी इनोवेशंस को ऐड करके और ज्यादा उसका एक्सेस जो है, क्वालिटी जो है, स्ट्रीमलाइन डिलीवरी जो है, वो आप कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने यहाँ पर राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन जो है वो लॉन्च किया है। और इस राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन का जो फोकस है, वो पहला फोकस तो है डिजिटाइजिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स। जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं, वो सब डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर डिलीवरी थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरवेंशंस, कि जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी है वो अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, AI के माध्यम से होगी, इंटरनेट के माध्यम से होगी। डन। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही है। यहाँ सारी चीजें समझ में आ गई किस तरह से राजस्थान सरकार जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए सारे
एक्शंस जो है वो कर रही है पुअर वल्नरेबल सेक्शंस को टारगेट करते हुए। किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सब हेल्थ सेंटर्स हो, ठीक है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है लगातार टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये सारी चीजें हुई। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में डिटेल में हम बात कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ फैक्ट इतना सा है कि 25 लाख रुपए पर फैमिली तक का कवरेज राजस्थान सरकार आपको देती है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। डन। और ये पर फैमिली है, पर पर्सन नहीं है, पर फैमिली है, ठीक है। और ये जो मुख्यमंत्री यहाँ पर ऐड किया हुआ है फर्स्ट वर्ड, इससे आपको समझ में आता है कि राजस्थान लेवल की, राजस्थान सरकार की स्कीम है, इसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं है। डन। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह हम हेल्थ केयर सिस्टम्स को जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपग्रेड कर सकते हैं और राजस्थान में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो ये पैराग्राफ उस क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड कराएगा। देन अगर मेंस में पूछा जाता है तो यहां तक क्लियर है सब कुछ। आगे चलें, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कॉम्प्लीमेंटिंग दीज एफर्ट्स से शुरू करते हैं। अब आगे क्या राजस्थान सरकार के मन में और क्या है, उन्होंने क्या किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो सारी चीजें हम बात करते हैं। यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा किए जाने वाले जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, चाहे वो आरजीएचएस हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो, प्राइमरी हेल्थ केयर और ये सारी चीजें बात हो गई। लेकिन इसके साथ जो नेशनल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो चलाया जा रहा है। और ये किस लिए चलाया जा रहा है, वही टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। और इसके तहत क्या किया जा रहा है, डिजिटल हेल्थ आईडी जो है वो जनरेट की जा रही है। जिस डिजिटल हेल्थ आईडी का नाम क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा, ABHA, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट डिजिटल हेल्थ आईडी। और इस आईडी से क्या होगा, ये आईडी किसके तहत काम कर रही है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये मिशन शुरू किया है। और इसका मकसद क्या है, एम्स टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड, पूरे नेशनल लेवल पर एक सेंट्रल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्थ रिकॉर्ड। आप मान लीजिए मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और जैसे ही मैं ये आभा आईडी बनाता हूं तो आज तक मेरे जितने भी इलनेस हुई है वो सारी इलनेस जो है वो डिजिटली रिकॉर्ड हो जाएगी सब कुछ, ठीक है। तो किसी भी डॉक्टर के पास आप आगे जाते हैं तो ये बहुत एक्सेस करना बहुत आसान रहेगा, वो आभा आईडी के माध्यम से ये पता रहेगा कि आपकी हेल्थ हिस्ट्री क्या रही है। दिस इनेबल सीमलेस एक्सेस टू एंड शेयरिंग ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेशन अमॉन्ग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। मान लीजिए आपकी आभा आईडी है 123 और आप राजस्थान के SMS हॉस्पिटल में जाकर किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर का नाम है XYZ, ठीक है। उस डॉक्टर को आपने दिखाया, 2 साल आपने ट्रीटमेंट लिया, बाद में आप जयपुर से चले गए मान लीजिए दिल्ली, नहीं आप SDM बन गए मान लीजिए, ठीक है, और आपका पोस्टिंग हो गई अजमेर में। अब अजमेर में आप एक डॉक्टर है जिसका नाम है ABC, उसके पास जाके दिखा रहा है, तो वहां जाके आप जैसे ही अपनी आभा आईडी बताएंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी बताएंगे कि मेरी आईडी 123 है, और ये अजमेर में बैठा जो डॉक्टर है ये देखेगा कि आपकी आभा आईडी डाल दी 123, तो कहेगा SDM साहब आपने जयपुर में XYZ डॉक्टर को दिखाया था SMS हॉस्पिटल में और आपकी ये बीमारियां थी और इस तरह से ये आपको मेडिसिन दी गई थी। पूरा हेल्थ रिकॉर्ड जो है, पूरी जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अमाउंट जो है वो शेयर हो जाएगी। डन। देखो कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ और आपका ऑपरेशन होना है, सडन ऑपरेशन, तो आभा आईडी इस तरह से भी काम करेगी कि वो ये देखेंगे कि कहीं आपके खून को पतला करने की जो दवाई होती है इकोस्प्रिन वो तो नहीं चल रही, कहीं आपके ब्लड प्रेशर ऑलरेडी थोड़ी है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ऑपरेशन नहीं किया जाता। तो इस तरह से आभा आईडी काफी तरीके से आपको मदद करेगी। ये पेशेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो एनहांस होगी, पेशेंट आउटकम जो है वो इंप्रूव होंगे, ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रमोट होगी इन हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग राजस्थान। पूरे देश में एक ही आभा आईडी चलेगी, आप कहीं भी जाके किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपके आभा अकाउंट में वो जो सारी चीजें हैं, जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है वो पूरी सारी चीजें सेव हो जाएंगी। इसके साथ ही राइट टू हेल्थ केयर एक्ट 2023 जो है वो राजस्थान सरकार ने इनेक्ट किया, जिसके तहत हेल्थ सर्विसेज को मोर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल जो है वो सिटीजन्स के लिए बनाया जाए। इसके तहत काफी काम किए गए। ये सारे काम जो है हम आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ ये बताया गया है कि राजस्थान में अब तक 6.52 आभा आईडी
6.52 करोड़ आभा आईडी जो है वो जनरेट हो चुकी है, फैसिलिटेटिंग इंप्रूव्ड एक्सेस टू मेडिकल हिस्ट्रीज एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, आभा आईडी का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हर सिटीजन, हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटली रिकॉर्ड किया जाए एक पर्टिकुलर अकाउंट में और उस अकाउंट की आईडी हो। देन जिस तरह की मैंने आपको यहाँ पर एसएमएस हॉस्पिटल और अजमेर में पूरा आपको डिटेल में समझाया कि यहाँ आपने आधा इलाज करा लिया, आगे आप जाते हैं तो ये होगा। देन ऐसा नहीं होगा कि एबीसी XYZ को कॉल करके पूछेगा कि भाई इनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, या पेशेंट से पूछेगा, वो पूरा डिजिटली रिकॉर्ड रहेगा, वो पूरा मेडिकल हिस्ट्री जो है एक्सेस बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें, इस तरह का जो डेटा होता है ये आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था तो पीडीएफ में जोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चीज मेरा काम आपको बताना यही है। देखो बुक से तो कोई भी पढ़ लेगा, मेरा काम बताना यहाँ पर यही है कि क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह का डेटा कभी भी आता है कि भाई आपको योजना के बारे में बता दिया और योजना के बाद ये बता दिया कि इतने इतने बेनिफिशियरीज जो है यहाँ पर उनको फायदा हुआ, तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज नॉट इंपॉर्टेंट। योजना के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी डेट को योजना शुरू हुई ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार और स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट का जो शेयर है कितना %, वो इंपॉर्टेंट। यार यहां तक क्लियर है। अब राजस्थान सरकार की अगर बात की जाए तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच रही है बेनिफिशियरीज को, बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम चलती हैं, जैसे आरजीएचएस हो गया। ठीक है, आरजीएचएस के अलावा आयुष्मान, वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना थी, उसके तहत उन सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स में बेनिफिशियरीज को रजिस्टर करने का जो काम है उसमें राजस्थान अग्रणी रहा है, उसकी प्रोएक्टिव अप्रोच रही है, ताकि जो वेलफेयर बेनिफिट्स है वो इफेक्टिव एक्सेस मिल सके। हेल्थ एंड वेलफेयर का बेनिफिट्स का इफेक्टिव एक्सेस जो है वो उन सभी बेनिफिशियरीज को, सभी लाभार्थियों को मिल सके। Together, these initiatives represent a comprehensive and forward-looking approach to healthcare reform in Rajasthan, addressing immediate healthcare needs while laying the foundation for a sustainable technology-enabled health system. तो आपसे अगर मेंस में ये सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा किस तरह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है या डिजिटल इनोवेशंस उसमें ऐड किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या क्या चीजें लिखेंगे। जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम्स, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा आईडी के बारे में, एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स के बारे में, टेली मेडिसिन ई संजीवनी आगे मैं बात करूंगा, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, सब चीजें आपको यहाँ पर इंक्लूड करनी है। अब तक जो पढ़ा, अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसको मैं इन्फोग्राफिक्स की मदद से एक बार और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सामने आप जो देख रहे हैं वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल, डन, क्लिनिक टाइप, और वो हायरार्की भी मैंने आपको अच्छे से समझाई है। क्या है वो हायरार्की, क्या थी? सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है, यहां मैंने आपको यहां समझाया था, याद है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, फिर उससे ऊपर आता है सामुदायिक हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, देन उससे ऊपर सब हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो यहाँ आपको जो सामने इन्फोग्राफिक्स में मिल रहा है एआई की मदद से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली स्पेलिंग्स वगैरह ये सब अवॉइड करें, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ क्या हो रहा है, राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम जो इंक्लूसिव हो, रेजिलियंट हो। और कैसे होगा, क्यों किया जा रहा है ये, ताकि यूनिवर्सल एक्सेस मिल सके। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सब लोग, चाहे वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, चाहे वो शहरी लोग हैं, वो सब क्वालिटी, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल हेल्थ केयर को इक्वली एक्सेस कर सके। इसके लिए क्या किया जा रहा है, सबसे पहले तो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, सब हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया जा रहा है, इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिकल केयर। उसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, टेली मेडिसिन सर्विसेज, जो ई संजीवनी के बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो सारी चीजें हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड किस तरह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो बन रहा है, आभा आईडी कार्ड जो बन रहा है, जिसके तहत आपकी पूरी हेल्थ रिपोजिटरी जो है वो, उसमें पूरी आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो उसे एक पर्टिकुलर आईडी से ट्रेस हो जाएगी। एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स की बात हो रही है, ये सारी चीजें मिलकर जो है वो राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम को, चाहे वो राजस्थान सरकार कर रही हो या नेशनल गवर्नमेंट कर रही हो, जैसे आभा आईडी वाला जो काम है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये नेशनल गवर्नमेंट की देन है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, अल्टीमेटली राजस्थान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बिल्ड हो रहा है। आगे और बात की जाए तो और क्या क्या काम किए जा रहे हैं, प्रिवेंटिव
हेल्थ केयर एंड इंक्लूसिव रिफॉर्म्स। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होती है? एक तो होता है कि आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद आप डॉक्टर के पास गए, फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। दूसरी चीज प्रिवेंशन किया गया, आपकी हेल्थ में पहले से प्रिवेंट आपको किया गया कि आपको मान लीजिए कि मलेरिया या डेंगू वगैरह है, तो इस तरह से बात की गई, इस तरह से अवेयरनेस फैलाई गई कि मलेरिया और डेंगू ना हो, या फिर वैक्सीनेशन इस तरह से किया गया ताकि आप डिजीज से ऑलरेडी प्रिवेंट हो जाए। इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर आगे हम पढ़ेंगे, स्ट्रेंथनिंग द चिरायु इनिशिएटिव्स, मेजर डिजीज स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन कैंप्स लग रहे हैं, मैटरनल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ की बात की जा रही है, अफोर्डेबल क्वालिटी केयर फॉर ऑल सिटीजन हो रही है, फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको मिल रही है, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा राइट टू हेल्थ केयर एक्ट जो है वो 2023 में ऑलरेडी पारित हो चुका है, जिसके तहत यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर होगा, कॉम्प्रीहेंसिव पेशेंट राइट्स आपको मिलेंगे, हेल्थ केयर डिलीवरी स्टैंडर्ड्स है, और ग्रीवेंस रिडल्सल प्रोसेस यहाँ पर होगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रूरल एंगेजमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। वो सारी चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक जो चीज समझ में आई वो क्या थी कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। आगे अब बात की जाएगी विजन स्टेटमेंट की। जैसा कि ऑलरेडी पूरे इकोनॉमिक सर्वे का जो विजन मैंने आपको बताया हुआ है वो है विकसित राजस्थान। कब तक? 2047 तक। अब आप कहेंगे 2047 तक ही क्यों? क्योंकि ये वह वर्ष है जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष जो है वो कंप्लीट कर रहा है, और 2047 तक हमारा टारगेट ये है हम राजस्थान को पूरी तरीके से मल्टी डायमेंशनली विकसित बना सके। ठीक है, अगर इस चीज के लिए हम हेल्थ केयर सेक्टर में बात करें, और इस विकसित राजस्थान 2047 के लिए 13 सेक्टर्स जो है वो टारगेट किए गए हैं। देन पहला सेक्टर मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रो फूड सिस्टम्स। सेकंड जो सेक्टर है हेल्थ एंड वेलबींग, उसकी बात की जा रही है। अगर हेल्थ एंड वेलबींग को फोकस करके हम विकसित राजस्थान @2047 की बात करें, तो राजस्थान जो है वो एनविजन करता है ऑप्टिमल फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। वेलबींग सबके लिए, और ना सिर्फ फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग। और ये किससे किस किस चीज से आपको ये चारों मल्टी डायमेंशनल वेलबींग की बात जो मैंने यहाँ पर की, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, सोशल वेलबींग और स्पिरिचुअल वेलबींग, ये आपको मिलेगा कैसे? ये आप तक पहुंचेगा कैसे? ये पहुंचेगा यूनिवर्सल, एक्सेसिबल एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम, जिसकी बात हम इस चैप्टर के फर्स्ट वर्ड से कर रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस से कर रहे हैं। सिविल सप्लाईज को इनोवेटिव, फूड, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट सिविल सप्लाईज यहाँ पर इंश्योर करनी है, इक्विटेबल एक्सेस करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, फॉस्टर करनी है सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक रेजिलियंस। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रीजन जो है वो हेल्थ केयर में कितना ऊपर जा रहा है या कितना नीचे जा रहा है। जिसका पहला मापदंड जो आता है वो आता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मतलब जो शिशु है, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, बिल्कुल जस्ट 0 to 6 मंथ्स या 8 मंथ्स तक के जो बच्चे हैं वो नियोनेट्स में आते हैं। और यहां पर यह देखा जाता है कि वो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितनी है। अगर 2015-16 की बात की जाए तो प्रति 1000 जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है 29.8। ये 2015-16 में थी। अगर बात की जाए 5 साल बाद की, अभी लेटेस्ट डेटा 2019 से लेकर 21 तक की, अगर हम राजस्थान की नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट देखें कि 1000 जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उसमें नियोनेट्स कितने मॉर्टल हुए, कितने मतलब उनकी डेथ हो गई, तो वो 20.2 का आंकड़ा जो है वो सामने आया है। डन। तो आप देखिए ये जो क्वांटिटेटिव टूल्स है इनसे पता चल रहा है हमें, क्वांटिटेटिवली हम रिलेट कर पा रहे हैं कि 5 साल पहले 2015-16 में 29.8 पे था राजस्थान, और अब कितना सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट यहाँ पर दिखा है, 20.2 तक हम पहुंच गए हैं। दिस रिडक्शन, ये जो कमी आई है 29.8 से लेकर 20.2, आपसे पूछा जा सकता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट राजस्थान की 2019-21 में कितनी थी, तो वो 20.2 थी। ठीक है, और ये पहले से कम थी। देन अगर और एक स्टेटमेंट और यहां पर ऐड कर लीजिए कि राजस्थान की तो 20.2 थी, ये पिछले बार से कम है, और ये इंडिया की जो NNMR है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, उससे भी कम है। इंडिया की NNMR कितनी है? 24.9। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट याद रखिएगा। 3 फैक्ट मैंने आपको यहां पर बताए नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट से। पहला, 2019-21 में नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 20.2 थी, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, ये पिछली बार जब 2015-16 में कैलकुलेट की गई थी तो 29.8 थी, जिससे कम है, सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिला। फैक्ट नंबर 3,
अगर इसको कंपेयर किया जाए नेशनल एवरेज से तो भी राजस्थान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर नेशनल एवरेज 24.9 है पर 1000 बर्थ्स पे और राजस्थान में 20.2। और ये जो रिडक्शन है ये रिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव प्रोग्रेस इन नियोनेटल हेल्थ केयर। जो नियोनेट्स है उनके हेल्थ केयर में कितनी प्रोग्रेस, पॉजिटिव प्रोग्रेस जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, लाइकली ड्यू टू improved prenatal care, better access to healthcare services and targeted interventions for newborn health। तो ये कैसे इंप्रूव हो पा रहा है? मल्टीपल अपने को टास्क करने पड़ेंगे तब जाके एनएनएमआर जो है वो कम आएगा। और इतना अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पिछले साल से भी हम स्कोर जो है वो अच्छा है। नेशनल एवरेज की बात करें तो भी स्कोर अच्छा है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि इंप्रूव्ड प्रीनेटल केयर हुई सबसे पहली चीज। दूसरी, हेल्थ केयर सर्विसेज का बेटर एक्सेस हुआ, अफोर्डेबल एक्सेस हुआ और ऑन टाइम एक्सेस हुआ। ठीक है। तीसरी चीज, टारगेटेड इंटरवेंशंस फॉर न्यूबॉर्न हेल्थ। जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनका टारगेटेड इंटरवेंशंस किए गए कि किस तरह से उनको सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और सारी जो चीजें हैं वो वहां पर प्रोवाइड की जा सके। देन राजस्थान's NNMR neonatal mortality rate is now lower than the national average of 24.9, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, indicating that state has made notable strides in improving neonatal survival rates। ये चीज यहाँ पर सीधे सीधे ये प्रमाण देती है कि राजस्थान जो है वो खुद से भी compete कर रहा है, लास्ट टाइम से बेटर जो है परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा पूरे नेशन वाइड अगर हम बात करें तो नियोनेटल मॉर्टिलिटी में हम इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर आ रहा है। Then further emphasizes the effectiveness of health policies and programs focused on reducing neonatal mortality rate। जो हेल्थ पॉलिसीज, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं नियोनेट्स के लिए वो बिल्कुल इफेक्टिवली चल रहे हैं, तभी हम यहाँ पर रिड्यूस कर पा रहे हैं नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट। तो पहला मैंने आपको क्वांटिटेटिव टूल्स बताए कि किस तरह से हम ऑन पेपर नंबर्स के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से ये जान सकते हैं कि राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो पहला जो क्वांटिटेटिव टूल था वो था नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट 20.2। सेकंड जो टूल की अब मैं बात करूं तो वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 2015-16 में 1000 बच्चों पर 41.3 डेथ हुई, लेकिन वो डेटा जो है वो कितना इंप्रूव हुआ, 2019 और 21 में वो 30.1 पर 30.3 पर 1000 बर्थ्स हो गया। ठीक है। तो यहां पर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी 2015 में कितना था क्वांटिटी, 41.3। 1000 बच्चे अगर इन्फेंट जन्म ले रहे हैं तो उसमें 41.3 ही उनकी डेथ हो रही थी 2015-16 में। लेकिन अब 2019-20 में कितना इंप्रूवमेंट आया, NFHS डेटा के माध्यम से हमें पता चला कि 1000 बच्चों पर 30.3 डेथ ही हो रही है, जो कि पिछली बार की बनस्पत इंप्रूव कर रहे हैं हम यहाँ भी। तो नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट में भी हमने इंप्रूव किया और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट में भी हमने इंप्रूव किया। और ये जो इंप्रूवमेंट है, ये जो क्वांटिटेटिव यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, दिस इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिव एडवांसमेंट इन इन्फेंट हेल्थ केयर इंक्लूडिंग बेटर एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट इंडिया के एवरेज से कम है। इंडिया का एवरेज कितना है 24.9, यहां हमारा कितना था 20.2। वैसे ही 20.2 नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट 30.3। वैसे ही अगर राजस्थान के इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट की बात करूं और उसको मैं कंपेयर करूं इंडिया के इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट में, तो ये भी लोअर है। नेशनल एवरेज जो है पूरे इंडिया में अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के एवरेज की बात करें 2019-21 में तो वो 35.2 है, जबकि राजस्थान का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है 30.3। राजस्थान का नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितना है 20.2। याद रहेगा, राजस्थान का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 20.2, राजस्थान का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30.2। ठीक है, ये नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। डन। और ये जो सारी चीजें हैं जो सामने आपको डेटा के माध्यम से चीजें क्लियर हो रही है कि स्टेट्स प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दिस इंडिकेट्स दैट स्टेट्स हेल्थ इंटरवेंशंस हैव बीन इफेक्टिव इन इंप्रूविंग इन्फेंट सर्वाइवल रेट्स। जो इन्फेंट की सर्वाइवल रेट्स है वो इफेक्टिवली, जितने भी राजस्थान सरकार द्वारा हेल्थ इनिशिएटिव चलाई जा रहे हैं इन्फेंट्स के लिए, वो सब इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ये बात यहाँ पर प्रूव हो रही है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, पूरी चीज क्लियर हो गई। एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूं। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितनी है 20.2, ये पिछली बार से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा डेटा है, मतलब पिछली बार से कम है। पिछली बार 29.8 थी, इस बार 20.2 है। नेशनल एवरेज कितना है 24.9, उससे भी ये कम है।
तो हम पिछली बार से भी इंप्रूव किया और नेशनल एवरेज से भी हमने इंप्रूव किया नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कितनी थी 20.2, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है 30.3। ये पिछले साल से भी कम है और नेशनल एवरेज 35.2 से भी कम है। बात सही हो गई। सबसे पहले हमने नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की बात की। नियोनेट कितनी है 20.2। बात समझ आ गई यहां पर। नियोनेट्स कौन कौन होते हैं? जो 0 मंथ से 4 मंथ तक के जो बच्चे हैं उनको हम क्या कहते हैं? नियोनेट। मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो 1000 बच्चों का अगर जन्म हुआ है तो 0 से 4 हफ्ते तक, वीक्स तक अगर कोई बच्चा डेथ हो रही है तो वो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में आता है। ठीक है। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इन्फेंट में 1 साल तक का, मतलब नियोनेट वो कहलाएगा जो 1 महीने से छोटा है, इन्फेंट वो कहलाएगा जो 1 महीने से बड़ा है और 12 महीने से छोटा है, दैट इज इन्फेंट। ठीक है। तो अगर इन्फेंट की डेथ हो रही है तो वो इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन की कमी और उन सब से हो रहा है, और नियोनेटल 1 महीना। देन अब बात करेंगे, पहले हमने किसकी बात की? नियोनेट्स, मतलब 1 महीने से छोटे बच्चे। फिर हमने बात की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 महीने से बड़े और 12 महीने से छोटे, मतलब 1 साल से छोटे। अब बात की जाएगी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन राजस्थान। और आप जानकर आश्चर्य करोगे कि हमने नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में भी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस शो की है, हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी सब्सटेंशियल प्रोग्रेस शो की है। और अब जब मैं बात कर रहा हूं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, कि 1000 बच्चों पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से कम के थे जिनकी डेथ हो गई, तो वो 50.7 है। ये 50.7 कब था? 2015-16 में। और 2019-21 में कितना आया? 37.6। कितना आया? 37.6, मार्किंग एन इंप्रेसिव रिडक्शन ऑफ 13.1 पॉइंट्स। डन। एक बार मैं आपको यहां पर पूरा एक व्हाइट स्क्रीन अगर दी जाए तो मैं आपको पूरा समझा दूं। कहां समझा दूं? ठीक है। सबसे पहले किसकी बात की मैंने? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट मतलब वह बच्चे जो 1 महीने से छोटे हैं, ठीक है, उनको नियोनेट कहा जाएगा। वो अगर 1000 बच्चों का जन्म होता है तो 20.2 जो है वो डेटा था नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ये बात हो रही है 2019-21 के डेटा की। और यहां पर भी हम जो है पिछले बार की बनस्पत, पिछली बार मतलब 2015-16 की बनस्पत हम इंप्रूव किया हमने। ठीक है। फिर आती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 बच्चों पर अगर 1 साल से कम के जो इन्फेंट हैं उनकी कितनी डेथ हो रही है, तो वो है 30.3। ये भी पिछली बार की बनस्पत अगर हम रिलेटिवली बात करें तो अच्छी थी, और नेशनल एवरेज की बात करें तो भी दोनों बेटर था। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब बात की जाती है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अगर 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो यहां पर आपको बताना है कि कितने बच्चे जो हैं वो 5 साल से कम के थे जिनकी डेथ हुई, तो वो है 37.6। कितना है? 37.6। और अगर नेशनल पिछले साल की बनस्पत बात करें तो ये इंप्रूव हुआ है डेटा, और अगर नेशनल एवरेज की बात करें तो ये इंप्रूव हुआ है डेटा। तो आप अपने आंसर, मेंस में अपने आंसर के सपोर्टिंग पॉइंट्स में आप ये लिख सकते हैं कि राजस्थान का हेल्थ केयर बहुत बढ़िया हो रहा है, सारी चीजें बढ़िया हो रही है। बातें तो आप बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्वांटिटेटिव टूल्स की अगर बात की जाए तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 20.2 है, पिछली बार की बनस्पत इंप्रूव हुई है, नेशनल एवरेज की बनस्पत बढ़िया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट राजस्थान की बात की जाए तो 30.3 है, पिछली बार की देखा जाए तो उससे इंप्रूव हुआ है, नेशनल एवरेज देखा जाए तो उससे भी इंप्रूव है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो वो है 37.6, पिछली बार से इसको कंपेयर किया जाए तो इंप्रूवमेंट है, और अगर नेशनल एवरेज से कंपेयर किया जाए तो इंप्रूवमेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके आंसर को चमकाने के काम में आएगा ये डेटा। ठीक है। और प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स, जितनी की बात हुई, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। ठीक है। इंप्रूवमेंट इन, ये बात हो गई 37.6 की। This improvement indicates effective interventions in child health, including better healthcare access, nutrition और vaccination programs. Then अब ये जो vaccination programs की बात है, ये neonatal mortality rate में बात नहीं की गई, क्योंकि वहां पर वैक्सीनेशन नहीं होता।
ठीक है, वैक्सीनेशन बाद में किया जाता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तो सिर्फ हॉस्पिटल का पूरा गेम है, ठीक है। नियोनेटल जो आईसीयू है, एनआईसीयू, उसका पूरा गेम है। उसके बाद आया, उसके बाद हमने बात की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें वैक्सीनेशन की हमने बात की, इम्यूनाइजेशन की बात की, उसमें हमने न्यूट्रिशन की बात की, हेल्थ केयर सर्विसेज की बात की, अंडर 5 में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और न्यूट्रिशन की बात की। अब बात की जाए अगर नेशनल एवरेज की, तो नेशनल एवरेज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का जो नेशनल एवरेज है पूरे इंडिया का, वो है 41.9, और राजस्थान का कितना है 37.6। अभी बताया मैंने ये 37.6। तो यहां पर भी वही हुआ कि पिछले साल 2015-16 में 50.7 था, 19-21 में कम हुआ, 37.6 रह गया। और नेशनल एवरेज की बात की जाए तो पूरे इंडिया में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 41.9 है, जो कि राजस्थान से कहीं ज्यादा है। राजस्थान में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 37.6 है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्टेट्स रिलेटिव सक्सेस in reducing child mortality compared to the rest of India. This progress highlights the impact of health policies focused on improving child survival rates. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि किस तरह से जो है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ऑन पेपर फैक्ट्स में क्वांटिटेटिवली इंप्रूव कर रहा है, और बैक में क्या चीजें चल रही हैं, नेशनल हेल्थ मिशन जो था उसकी पॉलिसीज के अनुसार यहाँ पर काम हो रहा है, और वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रही है इस तरह से कि सामने ऑन पेपर वो हमें दिख रहा है। अगर इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स की बात की जाए, मतलब कितने ऐसे बर्थ हैं, अगर 100 बर्थ की मैं बात करूं तो कितने बर्थ हैं जो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं, पूरे तरीके से उनका जो है डिलीवरी हो रही है। तो 2015-16 की अगर मैं बात करूं, ये भी एक तरह का क्वांटिटेटिव टूल ही है, फोर्थ पॉइंट इसको दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान में 2015-16 में 84% बर्थ ऐसे थे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थे, मतलब किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक या किसी नर्सिंग स्टाफ के देखरेख में उनका बर्थ हुआ। और यही संख्या जो है वो 19-21 में बढ़कर कितनी हो गई, 94.9%। इट्स मैसिव इंप्रूवमेंट है, 10% का इंप्रूवमेंट है सीधे सीधे। और यहां पर भी वही बात है, अगर नेशनल एवरेज की मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज 88.6 था, यहां भी हम ज्यादा हैं। तो हर फील्ड में, चाहे नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की मैं बात करूं, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, या फिर अभी इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट इन राजस्थान की बात की जाए, तो चारों ही फील्ड में हम पिछले साल के बनिस्पत भी इंप्रूव कर रहे हैं, और नेशनल एवरेज के रेस्पेक्ट में भी हम इंप्रूव्ड डेटा जो है वो प्रूव कर रहे हैं, सामने दिख रहा है वो चीजें कि हम पूरे इंडिया के एवरेज से भी ऊपर हैं, और पिछले बार जो हमारा रिकॉर्ड था उसको भी हम लगातार तोड़ते जा रहे हैं। और ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं, दिस इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट्स बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज फॉर चाइल्ड बर्थ, contributing to safer deliveries, improved maternal and neonatal health outcomes in the state। बात हो गई। अब ये सारी चीजें जो मैंने 4 फैक्ट आपको बताए, ये सारे न्यू बॉर्न बेबीज की बात की गई, ठीक है, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल बर्थ की बात हो। लेकिन एक और इसी के साथ जुड़ी हुई चीज है प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ, और प्रेग्नेंट वुमेन की जो हेल्थ है वो इस समय जो है ब्लड की कमी जो है वो एक मेजर जो है रोल प्ले करती है प्रॉब्लम्स का। तो एनीमिया जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए प्रेग्नेंट वुमेन की एज ग्रुप 15 से लेकर 49 तक, तो एनीमिया जो है वो 0.3 पॉइंट्स तक कम हुआ है, एनीमिया कम होना चाहिए, ठीक है। और ये नेशनल एवरेज का 5.9 पॉइंट्स लोअर है। तो यहां भी हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया जो पिछली टाइम था 2015-16 में, उससे हमने 0.3 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट किया है, और नेशनल एवरेज से 5.9 पॉइंट्स इंप्रूवमेंट है। रिफ्लेक्टिव कंपैरेटिवली बेटर आउटकम्स इन एड्रेसिंग एनीमिया अमॉन्ग प्रेग्नेंट वुमेन इन द स्टेट, हेल्पिंग टू अचीव इंप्रूव्ड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स। और अल्टीमेटली अगर विमेन में एनीमिया कम होगा, हीमोग्लोबिन का जो इंडिकेटर है वो ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली मैटरनल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और चाइल्ड हेल्थ जो है, चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स भी बढ़िया रहेंगे। तो इस चीज पे भी हम बेटर जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। आगे बात की जाए अगर टोटल फर्टिलिटी रेट की राजस्थान में, तो 2019-21 में राजस्थान की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है, और 2015-16 में कितनी थी वो 2.4। तो 2.4 से हम 2.0 में आ गए, 0.4 पॉइंट का हमने इजाफा किया है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है अगर एक कपल है तो ऑन एन एवरेज उस कपल के कितने बच्चे हैं। तो 2015-16 में
वो जो एवरेज था वो 2.4 था, मतलब हर कपल के 2.4 बच्चे थे। ठीक है, ये एक एवरेज है, किसी का एक था, किसी का तीन था, तो एवरेज 2.4 आ गई। वो जो एवरेज है उसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, कि एक कपल के फर्टिलिटी रेट के हिसाब से 2.4 होना चाहिए। अभी 2019-21 की बात की जाए तो 2.0 है। अब यहाँ जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो हमें ये बताती है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक कपल है, दो लोग हैं, ठीक है, और नेशनल जो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आ रही है वो आ रही है 2 से ज्यादा, ठीक है, जैसे कि 2015-16 में थी 2.5 2.4, इसका मतलब है कि दो लोग आगे 2.4 बना रहे हैं। समझ में आई बात, मैथमेटिक्स की बात की जाए तो। लेकिन अगर ये 2 के बराबर है तो दिस इज स्टेबल पॉपुलेशन, दिस शोज स्टेबल पॉपुलेशन, कि आगे आने वाले समय में अगर एक कपल है, एक हस्बैंड वाइफ है, दो लोग हैं, तो वो आगे उनके जो बच्चे हैं वो भी दो ही हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो रही। अगर ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2 से कम हो जाती है, मान लीजिए 1.9 1.8 हो जाती है, तो इट मींस पॉपुलेशन श्रिंक होगी आगे आने वाले समय में, कि जो आज जो दो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद 1.8 या 1.9 ही रह जाएंगे ऑन एन एवरेज। देन तो ये भी अच्छी चीज है, दो एक अच्छा आंकड़ा है, परफेक्ट, मैं कह सकता हूं कि एक परफेक्ट चीज है कि स्टेबल पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट 2 होनी चाहिए, और राजस्थान की 2 है। डन। अब बात करते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की। मतलब अगर कोई महिला, कोई प्रेग्नेंट वुमेन किसी बच्चे को, न्यूबॉर्न को बर्थ दे रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी, तो उसकी डेथ रेट लगभग कितनी है, तो ये 1 लाख पे काउंट की जाती है। 2018-20 की बात की जाए तो 1 लाख बर्थ पे 113 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी। ठीक है, कि 1 लाख अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और विमेन है और उन पे बर्थ हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, तो 113 जो है वो डेथ वहां पर काउंट होती थी। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 थी, जो अब 2021-23 के डेटा के अनुसार, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा के अनुसार 86 रह गई है। यहां पर भी रिडक्शन हुआ, यहाँ पर भी अब पहले 1 लाख पे 113 डेथ होती थी, अब 1 लाख पर 86 ही डेथ हो रही है। तो ये भी, दिस रिडक्शन इंडिकेट्स प्रोग्रेस इन मैटरनल हेल्थ केयर। और इसके साथ ही तो ये भी वही चीज है कि पिछली बार के रेस्पेक्ट में हमने अच्छा डेटा शो किया, कम आया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और अगर नेशनल एवरेज की बात की जाए तो राजस्थान मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ 86 remains lower than the all India average of 88 for the same period, underscoring the importance of sustained focus और maternal health interventions। तो यहां जो मैंने आपको 5-6 डेटा, 7 डेटा जो आपको यहां पर बताए, जो सीधे सीधे एक आईना है, एक मिरर है राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम को शो करने का, वो सातों डेटा प्रूव कर रहे हैं इस बात का कि हम निरंतर जो है अपने क्वांटिटी जो है, जो अपने फैक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करते जा रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम के रेस्पेक्ट में। चाहे वो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, उसमें हमने पिछले साल के बनिस्पत अच्छा परफॉर्म किया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हमने पिछले साल के बनिस्पत अच्छा परफॉर्म किया। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में हमारे आंकड़े सुधर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो 84% से 94.9% बेटर परफॉर्म हुआ। एनीमिया जो है वो कंट्रोल में है। टोटल फर्टिलिटी रेट बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा 2.0 में हम है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 113 पहले थी, अब 86 आ गई। तो हम निरंतर जो है वो पॉजिटिव जो है आउटकम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही जो इन सातों जो मैंने आपको क्वांटिटीज बताई, इन सातों इंडिकेटर्स में भी नेशनल लेवल के बनस्पत हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जितनी, इसका मतलब यह है कि जितनी भी पॉलिसीज राजस्थान में चल रही हैं वो सारी पॉलिसीज बिल्कुल बुल्स आई काम कर रही हैं, बिल्कुल इफेक्टिवली परफॉर्म हो रही है। और अगर इसी तरह इन्हीं पॉलिसीज को बहुत अच्छे से और इनको परफॉर्म किया जा सके, या जो अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम फोकस करें, तो ये जो आंकड़े हैं ये निरंतर और अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, ये याद रहेगा। ये कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेंगे कि 2019-21 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, तो मैंने समझा दिया आपको, यहाँ पर लिखी है सारी, स्क्रीनशॉट फिर आप ले सकते हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट 20.0, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30.3, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 37.6। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स की बात की जाए तो पहले था 84 और अब हो गया 94.4%। डन। तो इस तरह से यहां पर सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की।
रटवाने की भी कोशिश की, बार बार एक ही डेटा को मैं 3 बार 4 बार इतनी बार बोल चुका कि मुझे भी याद हो गया और उम्मीद है आपको भी याद हो गया होगा। मुझे हो गया तो आपको तो हो ही गया होगा, आप तो विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद कर लीजिए। एग्जाम में, प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान का ऑन पेपर जो आंकड़े हैं उनके बारे में डिस्कस करो, बताओ कि हम वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पर लिखनी होगी। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं राजस्थान स्टेट के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि कितने क्लिनिक्स बने हुए हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, कितने उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने जो डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, स्टाफ वगैरह वो काम कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो। सब चीज को हम तरीके से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सब चीजें आपको इस लेक्चर में, इस आगे आने वाली स्लाइड से मिलेंगी। देन तो शुरू करते हैं राजस्थान स्टेट के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग राजस्थान में डाइवर्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। डाइवर्स की हम बात करें तो ये वर्ड देखो, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हॉस्पिटल्स वगैरह और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर की बात हो गई। लेकिन डाइवर्स का मतलब है कि इसमें अलग अलग तरह की हेल्थ केयर प्रणालियां जो हैं वो यहाँ पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में है। जैसे एलोपैथिक हो गई, जो अपन जो मेडिसिन लेते हैं वो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं वो उनकी इंस्टीट्यूशंस, होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं भाई। कुछ आप हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं, कुछ कहीं पर डॉक्टर बैठा हुआ है वो एलोपैथिक डॉक्टर है, आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहां पर वैद्य बैठा हुआ है, कोई होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशन है। ये सारी चीजें मिलकर डाइवर्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना रही है, प्रोवाइडिंग वाइड स्प्रेड मेडिकल सर्विसेज। अब स्टेट जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज जो है उनको सिग्निफिकेंट जो है वो सपोर्ट वहां पर प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स अर्बन एरियाज में हो चाहे रूरल एरियाज में हो। इसके अलावा स्पेशल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को टारगेट कर रहे हैं। जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में ये बात कही गई है। ये सारी चीज़ें हमें हमें डेवलप करनी है, हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना है और स्पेशल फोकस रखना है पुअर और वल्नरेबल सेक्शंस को। ये 2017 की हेल्थ पॉलिसी में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था। देन तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है स्पेशल प्रोग्राम्स में, ताकि फर्दर जो है वो हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी, पर्टिकुलरली SC ST TSP एरियाज में जो कैंप्स वगैरह लग रहे हैं वो एनहेंस हो सके। देन होता क्या है जनरली कि जो मेन स्ट्रीम सिटीजन्स होते हैं जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वो तो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी उनको हो जाती है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह मिल जाती है, डायग्नोसिस वगैरह हो जाता है, सारी चीज़ें तरीके से उनकी हो जाती है। लेकिन जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो विलेज एरियाज में रह रहे हैं या TSP ट्राइबल सब प्लान एरियाज में रह रहे हैं, वहां पर उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा जो है स्पेशल प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और इन स्पेशल प्रोग्राम्स के बारे में हम विस्तृत तौर पर चर्चा इसी चैप्टर में करेंगे। दिस मल्टी सिस्टम अप्रोच हाईलाइट्स द स्टेट्स कमिटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर फॉर ऑल। ये हेल्थ केयर होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास एंड एरिया ऑफ रेसिडेंस, कि वो रूरल है या अर्बन है। देन इसके लिए बनाया गया है आम। आम क्या है? आम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देन अगर हम एक फाउंडेशन स्टोन की बात करें हेल्थ केयर सिस्टम इन राजस्थान की, तो सबसे नीचे लेवल पर आता है PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देन और ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल इफेक्टिव पाथ है इंडिया का, ताकि वहां से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो अचीव किया जा सके, प्राइमरी हेल्थ केयर। देन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की बात की जाए तो उसमें रिकमेंड ये किया गया था कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। और वो प्राइमरी हेल्थ केयर कहाँ से स्ट्रेंथन होगा? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, PHC जो है। देन थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स एज द प्लेटफॉर्म ऑफ डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर एंड अलोकेटिंग 2/3 ऑफ द हेल्थ बजट टू प्राइमरी हेल्थ केयर। और इसी के साथ यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रमोशन के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए और वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड की जा रही है। और इसी के तहत जितना भी हेल्थ केयर पे बजट दिया जाता है उसका 2/3 यानी
66.66% जो बजट है वो किसके पास पहुंचता है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए होता है। डन। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब किसी भी बीमारी को होने से पहले रोकना थ्रू अवेयरनेस एंड थ्रू वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एंड सपोर्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ केयर। और 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थे उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, आम कर दिया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बात समझ में आ गई कि जो इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है हेल्थ केयर सिस्टम की वो है प्राइमरी हेल्थ केयर। और इसको प्रमोट करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम्स में राजस्थान ही नहीं, इंडिया में जितना भी बजट जाता है उसका जो 2/3 है, 66.66% जो बजट है वो किस में जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर में जाता है। और 2023 में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए। अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर वहां पर मिलती है। और इस कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत 12 सर्विसेज जो है वो यहां पर आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर में 12 सेवाएं आपको दी जाती है, जिसमें से पहली सेवा है केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो 36 वीक्स है उसमें केयर हो, और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर केयर हो, पहली चीज। सेकंड, चाइल्ड बर्थ हो गया, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी आ गई, यहां से ही जीवन शुरू हो रहा है, यहीं से बात करेंगे 12 सर्विसेज की। सबसे पहली चीज प्रेगनेंसी, सेकंड चीज चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ होने के बाद नियोनेटल हेल्थ केयर, मतलब 4th वीक तक जो बच्चा है उसे नियोनेट कहेंगे। 4th वीक तक जो हेल्थ केयर हो रही है वो नियोनेटल हेल्थ केयर हो रही है। उसके बाद 1 महीने से लेकर 12 महीने तक का जो बच्चा है उसे इन्फेंट कहेंगे, तो इन्फेंट हेल्थ केयर हो रही है। डन। सबसे पहले केयर इन प्रेगनेंसी कहां मिल रही है आपको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ कहां पर हो रहा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। नियोनेटल हेल्थ केयर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिर वहां पर उसी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जिसका नामकरण नवंबर 2023 में हुआ था, वहां पर इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज हो रही है। इन्फेंट के बाद आ जाओ आप चाइल्डहुड पे, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो चीज समझ में आ रही है, आप बिल्कुल सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी आप समझ रहे हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी हो रही है, उसकी केयर दी जा रही है। चाइल्ड बर्थ, नियोनेटल हेल्थ केयर, इन्फेंट हेल्थ केयर, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एंड अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, ये यहाँ पर मिल रहा है। मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जनरल आउट पेशेंट केयर, और जो ओपीडी पेशेंट्स होते हैं जो रेगुलरली आते हैं, दिखाते हैं, चले जाते हैं, एडमिट नहीं होते हैं, उनकी जनरल आउट पेशेंट केयर फॉर एक्यूट सिंपल इलनेस एंड माइनर एलिमेंट्स की यहाँ पर सेवा दी जा रही है। इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, 5th पॉइंट में कम्युनिकेबल डिजीज का मैनेजमेंट की बात हुई, और अब 7th पॉइंट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उनके मैनेजमेंट, कंट्रोल, स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन की जो सेवाएं हैं वो सारी कहाँ मिलेगी आपको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलेगी। इसके अलावा केयर फॉर कॉमन ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक मतलब आंखों से संबंधित जितनी भी कोई प्रॉब्लम होगी, कॉमन जो प्रॉब्लम होगी, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आपकी सेवा दी जाएगी। इसके अलावा ईएनटी प्रॉब्लम्स, ईएनटी प्रॉब्लम्स क्या होता है, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इन तीनों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान कहाँ मिलेगा आपको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। इसके अलावा बेसिक ओरल हेल्थ केयर, मतलब जो डेंटिस्ट्री टाइप जो सेवाएं होती है, एल्डरली एंड पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, emergency medical services including care of burns and trauma, screening and basic management of mental health ailments। तो बेसिक मैनेजमेंट और स्क्रीनिंग होगा मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स का। तो ये सारी चीजें, ये जो 12 सर्विसेज यहाँ पर दी जा रही हैं, ये 12 सर्विसेज, इनको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, CPHC। और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है ये आपको कहाँ मिल रही है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। ये वो सेवाएं हैं जिनमें राजस्थान का और इंडिया के हेल्थ बजट का 66%, या मैं कहूं 2/3 बजट जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। डन। तो कौन कौन सी चीजें हुई, केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एंड अदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कि किसके अंदर अंतर्गत आता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जनरल आउट पेशेंट केयर फॉर एक्यूट सिंपल इलनेस एंड माइनर एलिमेंट्स,
स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, केयर फॉर कॉमन ऑप्थेल्मिक एंड ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स, बेसिक ओरल हेल्थ केयर जो डेंटिस्ट्री वाली बात हो गई, एल्डरली एंड पैलिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो कि बर्न्स एंड ट्रॉमा से रिलेटेड केयर है, मेंटल हेल्थ अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसका बेसिक मैनेजमेंट और बेसिक स्क्रीनिंग जो है वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में किया जाएगा, जिसका नाम पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे, लेकिन नवंबर 2023 के बाद MOHFW जो मिनिस्ट्री है उसने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये सारी चीजें, ये 12 जो है ये यहाँ पर हो रही है। पहली कौन सी है, ये आपको समझा दिया, ये न्यूनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट केयर, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड माइनर एलिमेंट्स जो है, जनरल आउट पेशेंट केयर, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। या आपको शॉर्ट्स में भी ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ये जो इन्फोग्राफिक्स वगैरह है, तो यहाँ से अच्छे से याद हो जाता है। डन। अब बात क्या की जा रही है, बात हो रही है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो संसाधन जो फिजिकली प्रेजेंट है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, एम्बुलेंस वगैरह हो गई, वो सारी चीजें। इसके अंतर्गत सबसे पहली चीज मैंने आपको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कौन कौन सी 12 सर्विसेज जो हैं वो आपको दी जाती हैं, जो जो जिनको कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर कहा जाता है। डन। अब बात करते हैं कि ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके नंबर्स बताओ। हालांकि ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि राजस्थान में 127 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, 86 ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल्स है। अब ये आयुष क्या होता है इसकी भी बात करेंगे, एलोपैथी, योगा, यूनानी, ठीक है, सिद्ध, और ये सारी चीजें आगे आ जाएगा, आयुष डिटेल में आएगा, ठीक है। 3 योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं, 3575 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर डेटा दिया हुआ है राजस्थान के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नंबर में यहाँ पर बताया हुआ है कि कितने नंबर में क्या क्या है। To further enhance healthcare access through various institutions, the homeopathic department is also functioning in the state. ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस बताए, एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस बताए, इसके अलावा यहाँ पर होम्योपैथी इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे हैं जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं एक तरीके से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ केयर को, जिसके अंतर्गत 7 हॉस्पिटल है, 189 डिस्पेंसरीज हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आरपीएससी का मेंस या प्रीलिम्स देखा जाए नंबर इस तरह से नहीं पूछे जाते। आपको बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि राजस्थान में कितने तरह के हॉस्पिटल्स हैं, कैसे पीएचसी, सीएचसी और सब हेल्थ केयर सिस्टम्स ये सब काम कर रहे हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यहाँ पर काम कर रहा है जो कि ओल्डेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है ग्लोबली। ठीक है, 142 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यूनिट हैं यूनानी सिस्टम में। ठीक है, एक्सीलेंस सेंटर है हिजामा थेरेपी का एक, अब ये याद कर लेना, ये पता होना चाहिए, आप सर्च मारो सबसे पहले ये एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ हिजामा थेरेपी कहां पर है राजस्थान में। डन, और मुझे कमेंट में बताओ, 1 एक्सीलेंस सेंटर फॉर हिजामा थेरेपी लोकेशन बताओ राजस्थान में कहां पर है। डन। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि राजस्थान में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बात हुई आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो 12 सर्विसेज है उनके बारे में, और फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स यहाँ पर है। अब आगे चलते हैं, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी यहां पर हुई किस एक्ट को लेकर, वो बात है हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो आता है उसकी बात हम यहां पर करेंगे कि किस तरह से राजस्थान सरकार ने एक एक्ट पारित किया जिसके तहत ये लीगल हो गया कि आपको हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी। उसके तहत फिर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना भी साथ में चल रही है, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस भी चल रहा है। वो सारी बातें डिटेल में पता करेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है, कितनी जो है किन लोगों को जो इंश्योरेंस है, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत, किनको फ्री में मिल रहा है, किनको एक पर्टिकुलर अमाउंट 850 रुपीज पर फैमिली जो है वो प्रीमियम देना पड़ेगा, वो सारी बात हम करेंगे। डन। तो ये सारी चीजें फिर मैं इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। आगे बहुत सारी स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, यहां तक अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से एक एक चीज समझाई है। अब हेल्थ फॉर ऑल में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम बात करेंगे, और सारी देखो जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं मैं आपको समझाऊंगा इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से। डन। तो शुरू करते हैं, हेल्थ फॉर ऑल।
हेल्थ फॉर ऑल की अगर बात करें, सबके लिए अगर स्वास्थ्य के लिए बात करें, तो राजस्थान जो है वो यहाँ पर सब्सटेंशियल प्रोग्रेस कर रहा है। और उस प्रोग्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राजस्थान ने जो इनेक्ट किया एक्ट, राइट टू हेल्थ केयर एक्ट 2023। इस एक्ट के तहत लीगली रिकॉग्नाइजेज द राइट टू हेल्थ एंड एम्स टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल रेसिडेंट। राजस्थान के जितने भी रेसिडेंट हैं उनके लिए हेल्थ केयर सर्विसेज का इक्विटेबल एक्सेस हो, ये एंश्योर करता है, लीगली एंश्योर करता है राइट टू हेल्थ केयर एक्ट 2023 जो राजस्थान ने इनेक्ट किया। इसके अलावा और इस चीज को इस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग दैट ऑल पीपल हैव एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, कि सभी लोगों को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिले विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जेब के ऊपर आकस्मिक खर्च, और सबसे ज्यादा खर्च अगर आता है तो वो हेल्थ इश्यूज का आता है। ठीक है, आपकी सेविंग्स सीधे स्वाइप आउट सिर्फ हेल्थ इश्यूज की वजह से होती है। इसीलिए यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह और वो सारी चीजें काम करती हैं। ठीक है, और उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है वो इंप्लीमेंट की है स्टेट में, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द फैमिलीज अगेंस्ट हायर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ओओपीई। ओओपीई का मतलब यही है कि आपकी जो सैलरी है उससे ऊपर जो एक्सपेंडिचर जा रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जा रहा है, उसको रोकने के लिए, उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो चल रही है, उसमें होता क्या है, कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो मिलता है एलिजिबल बेनिफिशियरीज को एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री में इलाज होता ही है, एज वेल एज प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज। डन। तो बात समझ में आ गई कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना राइट टू हेल्थ केयर एक्ट 2023 को इम्प्लीमेंट करने की एक तरीके से बात कर रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल हार्डशिप्स विद फेस किए बिना क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सभी रेसिडेंट्स को, ताकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं हो पाए, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उनको मिले, कैशलेस ट्रीटमेंट मिले। एलिजिबल बेनिफिशियरीज को, जो लाभार्थी यहाँ पर एलिजिबल है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एज वेल एज प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज। डन, ये बात क्लियर है। अंडर दिस फ्री हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड फैमिलीज इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखो ये अब ये फ्री हेल्थ इंश्योरेंस किसको मिल रहा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना दो तरीके से काम करती है। एक, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, आपको पैसा पर मंथ पर ईयर जमा कराना पड़ेगा, और एक आपके लिए फ्री है। ठीक है, अब पैसे की बात बाद में करेंगे, पहले फ्री की बात करते हैं। फ्री किस किस के लिए है, वो लाभार्थी कौन है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी भी योजना को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव देखो, उसकी डेट ऑफ लॉन्च कब हुई वो योजना, वो इंपॉर्टेंट है, और लाभार्थी कौन कौन है वो इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत फ्री में जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है वो कौन है, वो लोग, वो फैमिलीज जो रजिस्टर्ड है एनएफएसए में। एनएफएसए मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड फैमिलीज हैं, वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में फ्री हेल्थ इंश्योरेंस उसको उनको वहां पर मिल रहा है। देन पहली चीज। दूसरी चीज, एलिजिबल फैमिलीज सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, एसईसीसी में जो एलिजिबल फैमिलीज हैं, एसईसीसी मतलब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, यहाँ पर जो एलिजिबल फैमिलीज हैं उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो है उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है, वो भी फ्री। ईडब्ल्यूएस और सीनियर सिटीजन, कोविड-19 एक्स ग्रेशिया बेनिफिशियरीज जो है, इन सबको फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो मैं एक बार वापस बेनिफिशियरीज का बताता हूँ। पहली चीज, वो फैमिलीज जो रजिस्टर्ड है एनएफएसए में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सेकंड, वो फैमिलीज जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस एसईसीसी में एलिजिबल हैं। तीसरा, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स। चौथा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। पांचवा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिलीज। फिर सीनियर सिटीजन, कोविड-19 एक्स ग्रेशिया बेनिफिशियरीज। ये सब इनको फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अगर बात की जाए बाकी रिमेनिंग पॉपुलेशन, ये तो मैंने बात आपको समझा दी। दूसरा, पैसे देके हो रहा है। पैसे कितने, 850 रुपए पर ईयर। ठीक है, पर फैमिली। द रिमेनिंग पॉपुलेशन, जो लोग बच गए हैं, ये जितने भी मैंने लाभार्थी बताए जिनको फ्री में मिला है, इनके अलावा जो लोग बचे हैं उनको वो एनरोल हो सकते हैं बाय पेइंग एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 850 रुपीज पर फैमिली, एंड रेस्ट ऑफ द प्रीमियम इज पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर रेस्ट जो प्रीमियम है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भरा जाएगा। अब क्या हो रहा है, पहले 850 दिया जाता था, अब उस पैसे को बढ़ा दिया गया है क्योंकि पैकेजेस भी यहाँ पर
इंक्रीज कर दिए गए हैं। न्यू फेज ऑफ द स्कीम वाज लॉन्च्ड विद अ प्रीमियम ऑफ 2370 रुपीज पर फैमिली। डन। और इसमें ये सारे पैकेजेस हैं। 25 लाख रुपए पर प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 25 लाख पर फैमिली पर ईयर। डन। आपको कितना रुपए जमा कराना है? 2370 रुपए पर फैमिली पर ईयर जमा कराना है, और आपको कैशलेस ट्रीटमेंट पर फैमिली पर ईयर कितना मिल सकता है? 25 लाख। स्प्लिट इनटू 5 लाख इन इंश्योरेंस मोड एंड 20 लाख इन ट्रस्ट मोड, इंक्लूडिंग स्पेशल पैकेजेस फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड कॉकलियर इम्प्लांट्स जो है विद रिइंबर्समेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन अदर स्टेट्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर किसके तहत हो रही है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो डायरेक्टली काम कर रही है राइट टू हेल्थ केयर एक्ट 2023 को इंप्लीमेंट करने के लिए। डन। बात समझ में आ गई? पहले 850 था प्रीमियम, अब कितना है? 2370, और पर फैमिली कैशलेस ट्रीटमेंट कितना है? 25 लाख रुपए। डन हो गई बात। और ये प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स हेल्थ फॉर ऑल इन राजस्थान, ये बात यहाँ पर मैंने इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से समझाई है। राजस्थान राइट टू हेल्थ केयर एक्ट 2023, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, एंश्योरिंग कैशलेस ट्रीटमेंट एंड इक्विटेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल। ठीक है, तो इस तरह से आयुष्मान भारत का एक कार्ड बनेगा, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर मिलेगा, 25 लाख रुपए पर फैमिली फॉर एलिजिबल फैमिलीज मिलेगी। अगर फ्री की बात की जाए तो वो है NFSA राशन कार्ड होल्डर्स, SECC आइडेंटिफाइड एलिजिबल वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इन सबको कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनको 25 लाख पर फैमिली पर ईयर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और जो बाकी लोग हैं उनको 850 रुपए पर फैमिली पहले देना होता था, और अब 2370 रुपए पर ईयर पर फैमिली का प्रीमियम इनको देना है, क्योंकि थोड़े पैकेजेस जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। डन। तो ये चीज यहां पर क्लियर हुई। नेक्स्ट योजना के बारे में बात करते हैं, जो है मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना। मुख्यमंत्री है मतलब राजस्थान स्टेट लेवल की ये योजना है। निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। निरोगी राजस्थान दवा योजना, राजस्थान स्टेट में राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम में जितने भी पेशेंट हैं उनको जितनी भी दवाएं हैं, मतलब मेडिसिन जो हैं, वो निशुल्क उपलब्ध होगी। ये इस योजना का टारगेट है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स इन राजस्थान एंड टू एंश्योर दैट इंडोर एंड आउटडोर पेशेंट्स। अब ये इंडोर आउटडोर पेशेंट्स क्या होते हैं? इंडोर पेशेंट्स वो जो एडमिट केस हैं। मान लीजिए आपकी आपकी नहीं, किसी और की, किसी भी XYZ कोई पेशेंट है, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई है, वो हॉस्पिटल में जाके और दिखाकर कंसल्टेशन करके डॉक्टर के साथ और वापस आ गया, तो वो है आउटडोर पेशेंट, OPD। ठीक है, और अगर वो वहां पर एडमिट हो गया तो वो इंडोर पेशेंट है। ठीक है, तो यहां पर फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे वो इंडोर पेशेंट हो, एडमिट केस हो, चाहे वो आउटडोर पेशेंट हो। इन दोनों ही केस में मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जितनी भी असेंशियल मेडिसिन है वो नो कॉस्ट में मिलती है, वो कैशलेस मिलती है, वो फ्री मिलती है। यहाँ क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में जितनी भी एसेंशियल मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। कहाँ कहाँ पर मिलेगी? मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, और जितनी भी एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है। द स्कीम इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स मतलब मेडिसिन एज पर एसेंशियल ड्रग्स, 1238 मेडिसिन, 428 सर्जिकल आइटम्स, 156 सूत्रेज विथ क्वालिटी एंश्योर्ड थ्रू टेस्टिंग एंड एट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज। डन। तो यहां पर ये एक योजना हमने कंप्लीट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री लिखा हुआ है मतलब ये स्टेट लेवल की योजना है। बाल संबल मतलब ये चाइल्ड सपोर्ट पे काम करती है। द चीफ मिनिस्टर्स आयुष्मान चाइल्ड सपोर्ट स्कीम वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड रिलीफ टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये उन बच्चों को टारगेट कर रही है जो रेयर डिजीजेस से ग्रस्त हैं, और उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि 224 बच्चे व सर्टिफाइड एज सफरिंग फ्रॉम रेयर डिजीजेस ऑन विच टोटल 65 लाख हैज बीन इनकर्ड। उन 224 बच्चों को 65 लाख रुपए अब तक दिया जा चुका है। तो इससे बाल संबल होता है। तो बाल संबल मतलब चिल्ड्रन जो रेयर डिजीजेस से ग्रस्त हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है। एक और इंश्योरेंस स्कीम की बात करते हैं, हेल्थ फॉर ऑल की बात की जा रही है, सबका स्वास्थ्य देखने की बात की जा रही है। तो आयुष्मान आरोग्य योजना की तो बात हो ही गई।
ठीक है, ये मैंने बताया था यहाँ पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब बात करेंगे आरजीएचएस की, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। राजस्थान लिखा हुआ है तो राजस्थान लेवल की स्कीम है। गवर्नमेंट मतलब जो भी लोग सरकार से संबंध रखते हैं सीधे तौर पर, उनकी हेल्थ स्कीम है। यहाँ पर कैशलेस एंड क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। किनको? राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ठीक है, जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, 13.65 लाख फैमिलीज हैं, उन सबको यहाँ पर, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे फोर्थ ग्रेड हो, उन सभी को यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आरजीएचएस के तहत कैशलेस और क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसके तहत उनकी सैलरी में से अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड पे के हिसाब से एक डेफिनेट अमाउंट जो है, आइदर 440 रुपए या 640 रुपए, इस तरह से जो है वो डिडक्शन हर मंथ हो जाता है और वो आरजीएचएस के तहत एलिजिबल हो जाते हैं। डन। और इसी के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो ये फैसिलिटी मिल ही रही है, अधिकारी कर्मचारी सबको। ठीक है, इसके साथ ही जितने भी ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, सर्विंग रिटायर्ड एआईएस ऑफिसर्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं या पेंशनर्स हैं, और उन पेंशनर्स के जो डिपेंडेंट्स हैं, उन सबको यहाँ पर आरजीएचएस के अंडर में कैशलेस बेनिफिट जो है वो मिलता है मेडिकल फैसिलिटीज का। इस आरजीएचएस में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जन आधार के द्वारा किया जाता है, अलाउइंग बेनिफिशियरीज टू एक्सेस कैशलेस ओपीडी आईपीडी। अब ये जो कैशलेस स्कीम है, ये ओपीडी और आईपीडी दोनों के लिए, इंडोर पेशेंट आउटडोर पेशेंट के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में 741 एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कॉन्फेड मेडिकल स्टोर्स हैं, 3748 प्राइवेट एम्पैनल्ड फार्मा स्टोर्स हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पर 39 एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आउटसाइड द स्टेट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। आरजीएचएस की बात करूं तो आरजीएचएस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट वहां पर मिल रहा है, उसके साथ आपको आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इन सब का भी बेनिफिट मिलता है। अ फुली ऑनलाइन सिस्टम फैसिलिटेट्स वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बेनिफिशियरीज इंक्लूडिंग अ मोबाइल ऐप फॉर इजी एक्सेस। यहाँ पर एक मोबाइल ऐप भी आरजीएचएस की उपलब्ध है। तो ये जो AHUS है, ये आयुष में आता है, AUSH। आयुष मतलब आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो ये आरजीएचएस आयुष को सपोर्ट करता है। आयुष का फुल फॉर्म जो है वो लास्ट मेंस में पूछा जा चुका है, व्हाट डू यू मीन बाय आयुष। ठीक है, योगा एंड उसमें पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। डन, क्लियर हो गई बात। अब अगर बात की जाए आयुष्मान आरोग्य योजना की, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की, तो इसके तहत प्रीमियम पहले कितना जाता था? 850 रुपए पर फैमिली। अब कितना जाता है? 2370 रुपीज पर फैमिली। लेकिन आरजीएचएस का जो प्रीमियम है वो एक फिक्स्ड प्रीमियम नहीं है, वो आपकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी ग्रेड पे के अनुसार वहां पर अलग अलग डिडक्शन होता है और उसी के हिसाब से फैसिलिटीज मिलती है। डन, यहां तक क्लियर हो गया मामला। इन्फोग्राफिक्स की मदद से वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट इतना सारा दिया गया है बोरिंग सा लगा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर ऑल की बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स की बात हुई, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना की जब भी बात करेंगे तो निशुल्क का मतलब फ्री, और दवा योजना मतलब एसेंशियल मेडिसिन जितनी भी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलेंगी। एंड मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना, ये सारी चीजें हो गई। इसके तहत क्या होगा? 1238 मेडिसिन है, सर्जिकल आइटम्स कितने हैं? 428। ठीक है, और डिस्पोजेबल आइटम्स 156। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। तो मुख्यमंत्री बाल संबल योजना का मतलब चाइल्ड सपोर्ट स्कीम है ये, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू चिल्ड्रन। एक फंड दिया जाता है, अब तक 65 लाख रुपए का असिस्टेंस यहाँ पर दिया जा चुका है। कितने बच्चों को दिया जा चुका है? 224 बच्चों को दिया जा चुका है, वे बच्चे जो रेयर डिजीजेस से सफर कर रहे हैं। क्लियर। फिर आता है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कैशलेस हेल्थ केयर बेनिफिट फॉर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड फैमिलीज। वो लोग जो राजस्थान पुलिस में है या खुद डॉक्टर हैं या किसी और डिपार्टमेंट है में है, टीचर्स हैं या वो सब हैं, वो सारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या अधिकारी हैं या कर्मचारीगण हैं वो सब, और उनके डिपेंडेंट्स जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब कैशलेस बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में या राजस्थान गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में। इसके अलावा ऑनरेबल मिनिस्टर्स, एमएलए, एक्स एमएलए, सर्विंग या रिटायर्ड ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स, पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट भी यहाँ पर
ये काम कर सकते हैं। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। ये योजनाएं सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि इस योजना में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री बाल संबल में क्या हो रहा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, बाल संबल पढ़ा दिया मैंने, एग्जाम में आएगा, आप बोलेंगे कि यार ये करवाया नहीं, लेकिन सिद्धार्थ सर ने करवाया है। रिवीजन भी करा देते हैं आपको इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि आप याद रह सको, याद रख सको लंबे टाइम तक। और फिर भी आपको याद नहीं हो पा रहा है तो पीडीएफ इस पूरे लेक्चर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर लो और उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है, फिर नहीं भूलोगे कभी भी। आगे चलते हैं, शुरू करते हैं नेक्स्ट स्कीम, आयुष्मान वय वंदन योजना। देखो यहां पर आधी चीजें जो हैं वो नाम से ही, योजना के नाम से ही क्लियर हो जाती है। योजना का नाम क्या है? आयुष्मान वय वंदन योजना। वंदन, वंदन किसका करते हैं? जो अपने से बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहां पर 29 अक्टूबर 2024 डेट याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आयुष्मान वय वंदन योजना कब लागू हुई? तो 29 अक्टूबर 2024 को लागू हुई, ठीक है। आयुष्मान वय वंदन योजना का एम, ऑब्जेक्टिव क्या है? विद द एम टू एंश्योर एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर ऑल द एल्डर्स टू रिसीव नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट्स विदाउट फाइनेंशियल बर्डन। जितने भी एल्डरली लोग हैं, जितने भी वृद्ध लोग हैं राजस्थान स्टेट में, उनको एक्सेसिबल हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड कराया जाए बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन के, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो दो तीन फैक्ट यहां पर आयुष्मान वय वंदन योजना से निकल कर आते हैं। पहला फैक्ट, आयुष्मान वय वंदन योजना कब लागू हुई? 29 अक्टूबर 2024, ठीक है। दूसरा, आयुष्मान वय वंदन योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर द एल्डर्स, ठीक है। फैक्ट नंबर 3, एल्डर्स की डेफिनेशन क्या है? एल्डर मतलब क्या? 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, 65 से ऊपर, कितना, किनको मिलेगी फ्री हेल्थ केयर? तो यहां पर ये क्लियर किया हुआ है, प्रोवाइड्स कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स एज्ड 70 एंड अबो। तो वय वंदन उन्हीं का किया जाएगा जो 70 साल या 70 साल से ऊपर है, और 29 अक्टूबर 2024 के बाद ही किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? आयुष्मान वय वंदन योजना क्लियर। आगे चलते हैं, आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेंटर मॉडल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्कीम। देखो क्या है कि किसी भी गांव में कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसमें सुविधाओं को अच्छा करके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को अच्छा करके उसको आदर्श या मॉडल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाए। डन। तो टू डिलीवर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू रूरल कम्युनिटीज, रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द स्टेट आर डेजिग्नेटेड एज आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। जो ग्रामीण एरिया में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको ही आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम दे दिया गया है। क्लियर हो गई बात? ड्यूरिंग द ईयर 2025-26 के टाइम पर 9 लाख पेशेंट जो है वो मंथली ट्रीट हुए हैं कहां पर? आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, और 4000 से ज्यादा डिलीवरी पर मंथ जो है वो यहां पर करवाई गई है। इसके अलावा अप्रूवल्स अमाउंटिंग 300 लाख रुपीज टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव्स, ये सारी चीजें यहां पर की गई। डन। इसके अलावा 132 न्यू पैकेजेस जो है वो भी चलाए गए, और सर्जरीज हुई, मेंटल हेल्थ केयर, आयुष एंड केयर पैकेजेस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर चलाई गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हो रही है? आदर्श प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत हो रही है। एक चीज और, ठीक है, अप्रैल 2025 के बाद से एक चीज और यहां पर लागू की गई। क्या चीज? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल वाले सेक्शन में मैंने बता दिया। अब क्या हो रहा है कि अप्रैल 2025 से दो फैसिलिटीज यहां पर दी गई। पहली, इनबाउंड फैसिलिटी, मतलब दूसरे स्टेट का कोई व्यक्ति यहां पर आके राजस्थान में इलाज करा सकता है, इसको इनबाउंड फैसिलिटी कहा गया। दूसरी चीज, राजस्थान स्टेट का कोई व्यक्ति जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत उसमें एनरोल्ड है, रजिस्टर्ड है उस योजना में, वो बाहर जाके अपना इलाज करा सकता है, उसे आउट बाउंड पोर्टेबिलिटी कहा जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अप्रैल 2025 बेनिफिशियरीज फ्रॉम द अदर स्टेट्स, बाहर के स्टेट से जो बेनिफिशियरीज हैं, हैव बीन प्रोवाइडेड कैशलेस ट्रीटमेंट अंडर द मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वो यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं इन द स्टेट थ्रू इनबाउंड पोर्टेबिलिटी, मतलब दूसरे स्टेट का व्यक्ति कोई यहां आकर आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत इलाज करा रहा है तो वो इनबाउंड पोर्टेबिलिटी कहलाएगी। ये कब शुरू हुआ? ये अप्रैल 2025 में शुरू हुआ।
दिसंबर 2025 में बेनिफिशियरीज ऑफ द स्टेट, राजस्थान स्टेट का कोई बेनिफिशियरीज है वो बाहर जाकर इलाज कराना चाहता है, मान लीजिए दिल्ली जाकर इलाज कराना चाहता है, आर प्रोवाइडेड कैशलेस ट्रीटमेंट इन अदर स्टेट अंडर द मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना थ्रू आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई कि अप्रैल 2025 के बाद पहले हमने क्या किया, इनबाउंड किया, इनकमिंग कॉल्स पहले आने लगी, इनकमिंग कॉल्स, इनबाउंड पोर्टेबिलिटी, मतलब अप्रैल 2025 से बाहर के किसी भी स्टेट का व्यक्ति मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत बाहर से राजस्थान में आकर अपना इलाज करा सकता है। दिसंबर 2025 के बाद आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी के तहत राजस्थान स्टेट का कोई भी बेनिफिशियरी जो आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत एनरोल्ड है वो बाहर जाके और अपना इलाज करा सकता है। दैट इज इनबाउंड पोर्टेबिलिटी एंड दैट इज आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी। क्लियर हो गई बात, यहां तक अपना कंप्लीट है। आगे बात करते हैं शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ये दूसरी योजना है, ये कैंपेन है, योजना नहीं, एक कैंपेन है राजस्थान सरकार का। और किसके खिलाफ है? मिलावट पे वार हो रहा है। यहाँ पर मिलावट को खत्म करने का प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये कब से शुरू किया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो कैंपेन है राजस्थान सरकार का वो कब से शुरू किया गया। तो वो 2024 के वैलेंटाइंस डे के दूसरे दिन से शुरू किया गया, 15 फरवरी 2024, याद रहेगा। शुद्ध आहार मिलावट पर वार 15 फरवरी 2024 से शुरू किया गया। राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च द कैंपेन टू एंश्योर pure food commodities accessible to all consumers in the state. The Rajasthan government launched campaign that began on 15 फरवरी 2024। डन, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। और इस कैंपेन के तहत क्या हुआ कि यहाँ पर 38,647 सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए गए, 14,998 सैंपल्स का इंस्पेक्शन किया गया। और टेस्टिंग के बाद इतने सैंपल सब स्टैंडर्ड रहे, इतने सैंपल्स जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये जो डेटा है आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। काम का जो है वो सिर्फ ये बात है कि शुद्ध आहार मिलावट पर वार जो है वो राजस्थान सरकार का एक कैंपेन है जिसके तहत प्योर फूड कम्युनिटीज को इंश्योर किया जा रहा है कि राजस्थान स्टेट के कंज्यूमर्स तक वो चीज़ें पहुंचे और मिलावट पर वार हो। और ये कैंपेन कब से शुरू किया गया? 15 फरवरी 2024 से। आगे चलते हैं। फिर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू एनहेंस मेंटल हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पेशेंट्स। डन। और इस इनिशिएटिव्स के तहत ये काम किए गए, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस पॉइंट ये है कि जब आपसे हेल्थ केयर सिस्टम्स के बारे में, राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप उसका आंसर मल्टी डायमेंशनल लिखने की कोशिश करें। आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, आप उसमें ह्यूमन रिसोर्स की भी बात करेंगे, डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, नर्सेस की भी बात करेंगे, आप उसमें एम्बुलेंस वगैरह और डिजिटल जो इनोवेशंस हो रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो सारी चीज़ें है, आयुष की बात होगी, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की बात होगी, फ्लोरोसिस कंट्रोल की बात होगी, सिलिकॉसिस पॉलिसी की बात होगी। वो सारी चीज़ें आपको एक बैलेंस्ड आंसर लिखना है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो कि 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। उसमें सारी चीज़ें आप बैलेंस्ड तौर पर लिखेंगे मल्टी डायमेंशनल तरीके से, तब जाकर आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करें तो नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी किसी जगह पर, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वहां पर फ्लोराइड के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम वहां पर होती है। इस प्रॉब्लम के तहत क्या होता है, फ्लोरोसिस में क्या होता है? पहली चीज़, जो टीथ हैं वो येलोइश हो जाते हैं या थोड़े से कोरोड हो जाते हैं। कहीं और ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है फ्लोराइड का, फ्लोराइड लेवल ज़्यादा है ड्रिंकिंग वाटर में, तो बोन्स जो हैं, स्पेशली जो स्पाइन है, वो थोड़ी सी कर्व हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके तहत नेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम चल रहा है ताकि इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का प्रिवेंशन और कंट्रोल यहाँ पर किया जा सके। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 30 जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर फ्लोराइड लेवल जो है ड्रिंकिंग वाटर में ज़्यादा है, वहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। और कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ जनशक्ति ने यहाँ पर ये रिपोर्ट पेश की थी कि इतनी जो जगह है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड ज़्यादा पाया गया। 2019 में सिलिकॉसिस पॉलिसी लाई गई। सिलिकॉसिस बेसिकली एक बीमारी है और वो इनक्योरेबल है। अगर एक बार किसी को सिलिकॉसिस हो जाती है तो उसका कोई क्योर नहीं है, वो सही नहीं हो सकती। सिलिकॉसिस होती किसे है, कहाँ कब होगी? जब बहुत ज़्यादा डस्ट के साथ एक्सपोजर हो,
माइंस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, फैक्ट्रीज में काम कर रहा हो, स्टोन कटिंग, ग्राइंडिंग, पाउडर मेकिंग, बलास्ट, सैंडस्टोन स्कल्पचर की बात अगर हो रही है, इन सारी चीज़ों में अगर कोई व्यक्ति, कोई वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है, उसका डस्ट के साथ एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति को सिलिकॉसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एक बार वो सिलिकॉसिस उसको हो जाता है तो वो इनक्योरेबल है, उसमें उसका क्योर नहीं होगा। ऐसे केस में राजस्थान सरकार क्या कर रही है, आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है उन लोगों को जो सिलिकॉसिस से सफर कर रहे हैं। इस फाइनेंशियल हेल्प के तहत क्या किया जाएगा, पहली चीज तो आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा इन सारी जगहों पर, माइंस में, फैक्ट्रीज में, स्टोन कटिंग, स्टोन ग्राइंडिंग, पाउडर मेकिंग, सैंडस्टोन कटिंग वगैरह, इन सब में जो भी लिप्त वर्कर्स हैं वहां जाकर उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, डायग्नोसिस किया जाएगा कि इनको जो है सिलिकॉसिस है या नहीं। अगर है तो रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, डिजीज प्रिवेंशन के काम किए जाएंगे, और कंट्रोल ऑफ सच वर्क प्लेस और वर्कर्स, ऐसी जगहों की जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, प्रिवेंशन किया जाएगा कि वहां पर सिलिकॉसिस ना हो, वो डस्ट इतनी ना उड़े कि वो लंग्स को डैमेज करे, लंग्स में सिलिकॉसिस हो। अगर ऑन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर किसी व्यक्ति को सिलिकॉसिस डिजीज का सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि उस व्यक्ति को सिलिकॉसिस है, तो उसके रिहेबिलिटेशन पर 3 लाख रुपए जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी जो है वो 1500 रुपए पर मंथ उस पर्टिकुलर विक्टिम को मिलती है, और डेथ हो जाने पर 2 लाख रुपए उस सिलिकॉसिस पेशेंट के जो डिपेंडेंट है उसको मिलता है। डन। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीजें राजस्थान सरकार की तरफ से की जा रही है, 3 लेवल पर की जा रही है। अगर कोई स्क्रीनिंग हो गई, किसी की आइडेंटिफिकेशन हो गया कि उस पर्टिकुलर वर्कर के सिलिकॉसिस है, तो पहली चीज उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे रिहेबिलिटेशन के। दूसरी चीज सोशल सिक्योरिटी पेंशन के नाम पर उसको 1500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर सिलिकॉसिस हो जाएगा तो वो कहीं पर काम नहीं कर पाएगा, तो उसको मनी की आवश्यकता होगी, तो इसके तहत उसको पेंशन दी जाएगी सोशल सिक्योरिटी के लिए 1500 रुपए पर मंथ। इसके साथ ही 2 लाख जो है वो दिया जाएगा डेथ केस में जो भी पेशेंट है उसके विक्टिम, उसके डिपेंडेंट को। डन। इसके अलावा यहाँ पर पालनहार स्कीम चल रही है, ठीक है। पालनहार स्कीम के तहत क्या हो रहा है कि जैसे जो बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को जो है सहायता मिली राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके अलावा विडो पेंशन जो है वो यहाँ पर 1200 से लेकर 1500 रुपए तक दिया जाएगा। जो भी सिलिकॉसिस पॉलिसी के तहत जो सिलिकॉसिस से ग्रस्त है उनको 1200 से 1500 रुपए दिए जाएंगे, किनको, विडो को, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिकॉसिस के जो पेशेंट है उसको 3 लाख रुपए रिहेबिलिटेशन पे, 1500 रुपए पर मंथ पेंशन। डेथ होने पर उसका जो विक्टिम है, जो विक्टिम का जो डिपेंडेंट है उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो विडो है, विडो पेंशन 1250 से लेकर 1500 तक अकॉर्डिंग टू द एज लिमिट। और जो बच्चे हैं उन बच्चों का लालन पालन जो है वो पालनहार स्कीम के तहत होगा, ठीक है। वो जो विक्टिम की फैमिली है उसको बीपीएल बेनिफिट सारे मिलेंगे, एनएफएस के अंदर वो कवर्ड होगा, आस्था कार्ड उसको मिलेगा, और 10,000 रुपए जो है उसको फ्यूनरल के मिलेंगे विक्टिम को। डन। तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें जो है सिलिकॉसिस पॉलिसी 2019 के तहत। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलिकॉसिस पॉलिसी कब लाई गई, 2019 में लाई गई। क्या सिलिकॉसिस पॉलिसी एक क्यूरेबल डिजीज है? नो, ये इनक्योरेबल है। एक बार हो गई तो ये सही नहीं होगी। कहाँ पर होती है? जहाँ पर डस्ट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जो मैंने तमाम चीज़ें बताई, फैक्ट्रीज, माइंस, स्टोन कटिंग, ग्राइंडिंग स्टोन, वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है रिहेबिलिटेशन पर, आइडेंटिफिकेशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पर। देन इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैंने बता ही दी। आगे बात करते हैं नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, मतलब जो भी माउथ से रिलेटेड ओरल हेल्थ की बात यहाँ पर हो रही है। डेंटिस्ट के साथ जितने भी डिजीज वगैरह होती है, टीथ से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड जो भी डिजीज है, वो ओरल हेल्थ के अंदर आता है। और उसके लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसमें वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए नेशनल ओरल हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ना सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि ग्रामीण पॉपुलेशंस भी यहाँ पर फायदा उठा रही है। डन। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब आगे की जो चीजें हैं ये नेशनल लेवल की है, राजस्थान एग्जाम्स में काम की नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पहली चीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, टबैको कंट्रोल प्रोग्राम, वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये सारी चीजें नेशनल गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है। वही सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक और चीज यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना, उसी के परिप्रेक्ष्य में
अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको 3 चीजें चाहिए होती है। पहली चीज कंसल्टेशन, डॉक्टर का कंसल्टेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, जो डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद जितना भी प्रिस्क्रिप्शन है, जितनी भी मेडिकेशंस उसको चाहिए वो। और तीसरी, कोई भी टेस्ट वगैरह, डायग्नोस्टिक सेंटर्स वगैरह में जाके टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा स्कीम के तहत जो भी एसेंशियल ड्रग्स थे वो वहां पर फ्री में मिल रहे हैं। यहाँ ये उसी योजना का सेकंड पार्ट है, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी, निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, निरोगी राजस्थान डायग्नोस्टिक स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? with the objective of providing comprehensive treatment in government hospital, the state government has implemented an important public interest health security scheme, the chief minister free diagnostic scheme in phased manner। इसके तहत डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कहाँ पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। डन। तो आपको दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं, आपको जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं वो फ्री में मिल रहे हैं। इसके अलावा सेकंड है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, नॉट इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। और इसी के साथ आज के जो लेक्चर है वो यहाँ पर समाप्त होता है। और हमने चैप्टर नंबर 2 जो है हेल्थ एंड वेलबींग को आज आधा आपको करवाया है। इसी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 जो है वो लेक्चर नंबर 8 जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। डन। तो अभी तक हमने क्या क्या किया है? अभी तक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंप्लीट हो चुका है लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे हो चुका है। वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो वो भी अपलोडेड है, वहां से देख सकते हैं। उनकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर है। उसके बाद मैंने आपको 3 लेक्चर्स में ट्रांसफॉर्मिंग एग्री फूड सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 1 है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का, वो कंप्लीट हुआ। और आज हेल्थ एंड वेलबींग हमने शुरू किया, जिसको हम खत्म नेक्स्ट लेक्चर जो 7th के बाद 8th लेक्चर जो अपलोड होगा उसमें मैं आपको राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का हेल्थ एंड वेलबींग जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो आई होप अच्छे से धीरे धीरे एक एक चीज, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड एक को समझाते हुए पूरी डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है वो चाहे आरएस एग्जाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे ईओआरओ का एग्जाम हो, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। इस बात की गारंटी के साथ आपको डिटेल्ड तरीके से राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ाने की जिम्मेदारी जो मैंने उठाई थी वो मैं बखूबी लगातार 7 लेक्चर से निभा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी अपलोड करेंगे और हेल्थ एंड वेलबींग जो है वो आपको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे अपन चलेंगे। डन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत, जुनून के साथ, उसी जुनून के साथ जो जुनून फर्स्ट डे ऑफ द प्रिपरेशन के टाइम था, उसी के साथ हम तैयारी करते हुए और रिजल्ट वाले पीडीएफ में अपना रोल नंबर सुनिश्चित करने के प्रयास में लगातार मेहनत करते रहिए और सक्सेस आपकी ही है फिर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।